हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टर्निंग पॉइंट। बैंकर्स एल्गोरिथम हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, ठीक है। वी जस्ट कंटिन्यू दैट पर्टिकुलर डेडलॉक अवॉइडेंस का एक स्ट्रेटजी है बैंकर एल्गोरिथम। हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, ठीक है, कि अगर हमें यहाँ पे सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना है कि सेफ स्टेट में या अनसेफ स्टेट में कोई भी सिस्टम। दो तरीके होते हैं, हमने बोला अवॉइडेंस में, या तो हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बना सकते हैं, या फिर हमने क्या बोला कि वी जस्ट इफ मोर देन वन इंस्टांस है किसी भी रिसोर्स के, तो आप बैंकर एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जो भी रिक्वेस्ट है पर्टिकुलर प्रोसेस की, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रन करके देखते हैं। अगर ये सेफ स्टेट में जाता है तो हम अलोकेट करेंगे, अनसेफ में जाएगा तो हम क्या बोल देंगे, दैट इज अ सिचुएशन ऑफ डेडलॉक। एक न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किया था। नाउ द सेकेंड वन दैट वी डिस्कस हियर, यहाँ पे हमें एलोकेशन और मैक्स दिया हुआ है, ठीक है। वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट नीड। नीड मैट्रिक्स हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट नीड मैट्रिक्स हमें निकालनी रहती है हमेशा। वी जस्ट कैलकुलेट द नीड मैट्रिक्स। व्हाट इज देयर प्रोसेस P0, P1, P2, P3 एंड P4। देयर आर 5 प्रोसेस P0 to P4। अब हमें देखना है कि यहाँ पर क्या सिचुएशन बन रही है। देयर आर 3 रिसोर्सेस X, Y एंड Z, ठीक है। 3 रिसोर्सेस हैं, मैक्सिमम डिमांड उसकी और अलोकेशन गिवन है हमें, और अवेलेबल रिसोर्सेस X, Y, Z ये है, ठीक है। हमें देखना है कि सिस्टम इज इन सेफ स्टेट और नॉट, और सेफ सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं आपको न्यूमेरिकल में। हम यहाँ पर जस्ट इन दैट पर्टिकुलर केस हम क्या कर रहे हैं कि मैक्सिमम माइनस अलोकेशन अगर हम करते हैं, मैक्स माइनस अलोकेशन, तो क्या आपका यहाँ पर जनरेट होगा। मैक्स माइनस अलोकेशन अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। फर्स्ट फाइंड द नीड मैट्रिक्स। x की वैल्यू 7 और यहाँ पर x कितना है 0, तो 7 माइनस 0 इज वॉट 7, ठीक है। फिर यहाँ पे y 5 और इसकी एलोकेशन कितना है 1, यानी मैक्सिमम माइनस एलोकेशन कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। 5 माइनस 1 4, फिर 3 माइनस 0 दैट इज वॉट 3। ये हमने परफॉर्म किया। फिर 3 माइनस 2 दैट इज 1, 2 माइनस 0 दैट इज 2, फिर 2 माइनस 0 दैट इज 2, ठीक है। तो हर एक प्रोसेस की, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। हर प्रोसेस के लिए हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि उसकी नीड कैलकुलेट कर रहे हैं। दिस इज द नीड मैट्रिक्स। फिर 9 माइनस 3 दैट इज 6, फिर 0 माइनस 0 इज 0, 2 माइनस 2 इज 0, गॉट इट। फिर 2 माइनस 2 दैट इज 0, 2 माइनस 1 इज 1, 2 माइनस 1 इज 1, और फिर यहाँ से स्टार्ट किया हमने 4 माइनस 0 इज 4 एंड 3 माइनस 0 इज 3 और 2 माइनस 2 इज 0। ये नीड हो गई है, एक्चुअल नीड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोसेस फॉर द रिसोर्सेज X, Y एंड Z। नाउ द अवेलेबल रिसोर्स इज दिस। अब हमें सबसे पहले देखना है कि अवेलेबल रिसोर्स किस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है। यहाँ पे 3 3 2 अवेलेबल है, इसको X की 7 यूनिट चाहिए, तो डेफिनेटली इट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर 1 यूनिट X की चाहिए, 2 यूनिट Y की और Z की 2 यूनिट, तो 1 2 2, तो ये नीड कर सकता है क्योंकि Z की 2 अवेलेबल है और X और Y तो इससे ज़्यादा ही है, यानी कि P1 प्रोसेस की रिक्वायरमेंट हम फुलफिल कर सकते हैं। और किसी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है, यस P3 की भी हो सकती है, ठीक है। ये 0 1 1 बोल रहा है, और P4 की नहीं हो सकती, यानी कि P1 P3 में से किसी भी प्रोसेस को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। P1 की रिक्वायरमेंट है 1 2 2 एंड दैट 3 3 2 अवेलेबल। लेट्स हमने एग्जीक्यूट फर्स्ट P1 एग्जीक्यूट किया हमने। तो देखिए, जैसे ही आप किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हो, हम क्या बोल रहे हैं कि उससे अलोकेट रिसोर्सेस को आपको क्या कर देना है, यहाँ पे रिलीज कर देना है। मतलब P1 एग्जीक्यूट 1 2 2 अलोकेट किया हमने इसमें से, तो 1 2 2 जैसे अलोकेट किया उसने अपना टास्क कंप्लीट किया और रिलीज कर दिया। तो हमने बोला ये अलोकेट करने के बाद इसके जो अलोकेशन थे ऑलरेडी 2 0 0, ये यहाँ पे ऐड कर देंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा 5 3 2, ठीक है। P1 की अलोकेशन ऐड कर दिया तो 5 3 2। अब 5 3 2 से किसकी नीड फुलफिल हो सकती है, P3 तो ऑलरेडी था ही सही आपके पास। 5 3 2 से आप P4 की भी नीड फुलफिल कर सकते हो, यानी P3 P4 में से कोई भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मान लीजिए नेक्स्ट हमने P3 एग्जीक्यूट कर दिया। P3 को एग्जीक्यूट किया तो P3 के एलोकेशन को ऐड कर दो, 2 1 1 2 1 1 यहाँ ऐड कर दिया हमने, ठीक है। ये P1 के एलोकेशन ऐड किए थे, फिर हमने P3 के एलोकेशन ऐड कर दी, तो ये हो गया 7 4 3 7 4 3। तो देखिए 7 4 3 अवेलेबल है, 7 4 3 से P0 भी हो जाएगा,
743 से P2 भी हो जाएगा और 743 से P4 भी हो जाएगा। मतलब कि अब चेक करने की जरूरत ही नहीं है हमें, यहाँ पर तीनों प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं इन अवेलेबल रिसोर्सेज से, जो रिमेनिंग 3 प्रोसेस है। तो किसी भी ऑर्डर में कर दें आप, लाइक पहले P0, फिर हमने बोल दिया कि P2 और फिर P4, ये ऑर्डर ले लिया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द सेफ सीक्वेंस। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, दिस इज सेफ सीक्वेंस। तो ये सेफ सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में अगर हमने एग्जीक्यूट किया तो हम क्या बोलेंगे कि द सिस्टम विल नॉट डेडलॉक, सिस्टम में कभी डेडलॉक नहीं आएगा। सो दैट इज द सेफ सीक्वेंस। कोई भी ऑर्डर हम यहाँ पर ले सकते हैं, P1, P2, P3, ठीक है। अब आपसे बोल दिया कि लास्ट में कितने रिसोर्सेस अवेलेबल है, तो सारे एलोकेशन से ऐड कर देना है, जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए हमें सेफ सीक्वेंस पूछा है तो हमारा आंसर यहाँ पे एक्चुअली क्या है, मल्टीपल सेफ सीक्वेंस आ सकती है। P1, P3, जैसे हमने बोला इनिशियली P3 से भी स्टार्ट कर सकते थे, P3 फिर P1 को, और उसके बाद इन तीनों में से किसी भी ऑर्डर में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, P0, P1, P4 में से। सो P0, P2, P4 में से, इनके 3 में से 6 सीक्वेंस बन जाएंगे। सो 6 सीक्वेंस इस पैटर्न के साथ और 6 इसके साथ, टोटल 12 सेफ सीक्वेंस बनेगी यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज नॉट अवर क्वेश्चन, हमें सिर्फ सेफ सीक्वेंस निकालना था। अब इसके बाद हम सबके रिमेनिंग, हमने P1, P3 के ऐड कर दिए, फिर P0 के एलोकेशन ऐड कर दें, 0, 1, 0, सो ये हो जाएगा 7, 5, 3। फिर P2 के एलोकेशन ऐड कर दें हम, सो 3, 0, 2, 3, 0, 2, ये हो गया 10, 5, 5। अब बचा हमारा P4, तो P4 में 0, 0, 2 है, सो P4 में 0, 0, 2 है, तो ये हो जाएगा 10, 5, 7। मतलब टोटल रिसोर्सेज जो X के अवेलेबल हो जाएंगे आपके एट द एंड इज दैट 7, 10, Y के 5 और Z के कितने हो जाएंगे, 7। ये रिसोर्सेज आपके एट द एंड अवेलेबल होंगे, ठीक है। सो दिस इज द बैंकर्स एल्गोरिथम। तो ये क्वेश्चन में हम क्या बोल रहे हैं कि सेफ सीक्वेंस पॉसिबल है, मतलब अलोकेशन पॉसिबल है, हम हर प्रोसेस की नीड को फुलफिल कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, मतलब ये आपका कहीं डेडलॉक क्रिएट नहीं करेगा। सो अकॉर्डिंग टू बैंकर्स एल्गोरिथम हम इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी में एक चीज आती है बैंकर एल्गोरिथम में, रिक्वेस्ट रिसोर्स एलोकेशन। अब देखिए रिक्वेस्ट रिसोर्स एलोकेशन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपका सिस्टम पहले से सेफ स्टेट में है, जैसा अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमने बोल दिया कि सेफ सीक्वेंस ये है, P0, P1, P2, P3 जो भी हमने लिखा, तो ये सेफ सीक्वेंस है। अब हमने बोल दिया कि ये इस टाइप से ऑलरेडी हमारे पास सिस्टम है, ठीक है, कुछ प्रोसेसेस है, उसकी नीड है और उसका मैक्सिमम या नीड जो भी हमें अवेलेबल सारी चीज़ें गिवन थी, हमने बोला कि सेफ सीक्वेंस बता दी। अब हम बोल रहे हैं कि सपोज सिस्टम इन सेफ सीक्वेंस एंड अ पर्टिकुलर प्रोसेस रिक्वेस्ट सम मोर रिसोर्सेज, मतलब वो सेफ स्टेट में तो चली गई, अब कोई प्रोसेस उसके बाद फिर से किसी और रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रही है रन टाइम पर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर वो किसी मोर रिसोर्स की रिक्वेस्ट करेगी, देन ऑपरेटिंग सिस्टम चेक द सेफ स्टेट बाय टेम्परली एलोकेटिंग द रिसोर्स टू द प्रोसेस। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उसकी सेफ सीक्वेंस को चेक करने के लिए टेम्पररी एलोकेट करके चेक करेगा, जैसे अभी हमने बैंकर एल्गोरिथम में किया। अब बैंकर एल्गोरिथम में दिक्कत क्या थी कि हर प्रोसेस को अपनी रिक्वायरमेंट पहले से क्या करना पड़ेगी, शो करनी पड़ेगी, ठीक है। हर प्रोसेस को बताना पड़ेगा कि उसको कितने रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये यहाँ पे यही किया हमने कि मैक्सिमम डिमांड जो थी प्रोसेस की वो हमने यहाँ पे शो की, ठीक है, और उसके बाद हमने नीड निकाला और उससे एग्जीक्यूट करके देखा। अब हम बोल रहे हैं कि रन टाइम पे ये तो मैक्सिमम डिमांड तो उसे शो करना ही है, ठीक है, मान लीजिए, लेकिन उसके बाद भी उसे रन टाइम पे किसी रिसोर्स की जरूरत पड़ रही है किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस को, तो क्या हम उसे एलोकेट करें या नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम ऑलरेडी बोल रहे हैं कि सिस्टम सेफ स्टेट में है, तभी उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ है। अब वो रन टाइम पे रिसोर्स मांग रही है, तो हम टेम्परली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उसको अलोकेट करेगा और फिर से बैंकर एल्गोरिथम पूरा चलाएगा और बैंकर एल्गोरिथम चला के देखेगा कि क्या उसको अलोकेट करना सेफ होगा या नहीं। अगर सेफ स्टेट मिल रही है, सेफ सीक्वेंस मिल रही है, तो उसे अलोकेट करेगा, अदरवाइज अलोकेट नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि सिस्टम चेक सेफ स्टेट बाय टेम्परली अलोकेट द रिसोर्सेज टू द प्रोसेस। सो अवेलेबल में से आपको क्या कर देना है, अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट, अलोकेशन में से अलोकेशन प्लस रिक्वेस्ट, यानी अलोकेशन जो था आपका उसमें वो रिक्वेस्ट आपने क्या कर दी, ऐड कर दी उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए। तो उस अलोकेशन आई इसीलिए लिखा हमने कि मान लीजिए प्रोसेस P1 है, तो 1 वाली प्रोसेस का अलोकेशन अपडेट कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी जो अलोकेटेड था और अब जो वो रिक्वेस्ट कर रही है, और नीड में से उस पर्टिकुलर की जो नीड थी पहले, उसमें से हम यहाँ पे क्या कर देंगे कि उसकी जो उसने जो रिक्वेस्ट की वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली टोटल नीड में से वो माइनस किया
और अब आपके पास वही क्वेश्चन क्या बन गया, लाइक अ बैंकर एल्गोरिथम एंड नाउ यू कैन अप्लाई सेफ्टी एल्गोरिथम दैट इज कॉल्ड द बैंकर एल्गोरिथम। मतलब वो सेफ्टी एल्गोरिथम इज बैंकर एल्गोरिथम इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेफ्टी एल्गोरिथम। सो सेफ्टी एल्गोरिथम, इफ सिस्टम इज इन सेफ स्टेट देन allocate रिसोर्स, अदरवाइज नॉट। लेट्स अंडरस्टैंड वन एग्जाम्पल। देखिए ये है आपका एग्जाम्पल, यहाँ पे नीड दिया हुआ है। अब देखिए डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में नीड भी दे सकते हैं। नीड अगर आपको दी है मतलब कि आपको अब मैक्सिमम माइनस अलोकेशन करके नीड मैट्रिक्स निकालने की जरूरत नहीं है, उसने पहले से नीड मैट्रिक्स दी है, मतलब इतने रिसोर्सेज की उसको नीड है और इतने ऑलरेडी एलोकेटेड है। ठीक है, ये आपकी एलोकेशन मैट्रिक्स है यहाँ से यहाँ तक, और ये उसकी नीड मैट्रिक्स है। तो इतने ऑलरेडी एलोकेटेड है और इतनी रिक्वायरमेंट है उसको, इतनी रिक्वायरमेंट है और ये एलोकेटेड है, और मैक्सिमम डिमांड भी दे दी हमने साथ में। मतलब हमने ये मैक्स माइनस एलोकेशन करके क्या निकाला होगा, नीड निकाला होगा। सो ये ऑलरेडी गिवन है। बहुत से क्वेश्चन में डायरेक्ट नीड दिया होता है, मैक्स नहीं दिया होता। नाउ अवेलेबल क्या है, 111। अब हमें ये बोला है कि इफ P1 प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर 101 देन ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रांट परमिशन और नॉट। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम इसको अलाउ करेगा या नहीं, अगर हम P1 प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, P1 प्रोसेस अगर क्या कर रही है, आपकी ये रिक्वेस्ट जनरेट कर रही है 101 की। तो देखिए अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सिस्टम क्या है, सेफ स्टेट में, मतलब इस नीड, इस अलोकेशन और अवेलेबल से हम एग्जैक्टली एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अब हम बोल रहे हैं अगर ये हम अलोकेट कर देते हैं, तो देखिए अलोकेट करेंगे तो क्या करना है हमें, अवेलेबल में से रिक्वेस्ट को माइनस करना है। तो रिक्वेस्ट 101 है, अवेलेबल क्या है 111, तो XYZ न्यू अवेलेबल क्या हो जाएगा, 101 में 111 में से 101 माइनस किया तो 010, यानी 010 रिसोर्स अवेलेबल रहेंगे आपके सिस्टम में अगर आपने इस रिक्वेस्ट को फुलफिल किया। किसकी रिक्वेस्ट को, P1 की रिक्वेस्ट को। सो अवेलेबल में से ये माइनस कर दिया और इनको किसको अलोकेट कर दिया, डेफिनेटली हम किसको अलोकेट करेंगे, दैट इज द प्रोसेस P1 को अलोकेट करेंगे। तो 101 यहाँ अलोकेट किया, तो P1 में 112 था, उसमें 101 आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्योंकि P1 की रिक्वेस्ट है तो P1 की नीड में से हम माइनस करेंगे, नीड में से क्या करेंगे, माइनस, अलोकेशन में ऐड करना है। सो नीड में से माइनस कर देंगे, तो 112 में से आपने क्या कर दिया, 101 को माइनस किया, तो 1 - 1 इज 0, 1 - 0 इज 1, 2 - 1 इज 1। तो ये 011 नीड अभी और रिक्वायर्ड है उसको। ठीक है, जो ऑलरेडी नीड थी उसमें से 101 अलोकेट कर दी। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अलोकेशन 101, इसमें से आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो आपने 101 की नीड करी थी, 101 पूरा माइनस कर दिया, तो अलोकेशन क्या हो गया, अलोकेशन में ऐड करेंगे। सो 101 में 101 फिर से ऐड कर दिया, ऑलरेडी 101 अलोकेटेड थे और 101 की उसने डिमांड करी, तो वो भी आपने इसमें ऐड कर दिया, तो 202 हो जाएगा ये। ठीक है, दैट इज द अलोकेशन 202। अब देखिए ये 202 अलोकेशन होगा इसकी। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, अब आपका क्वेश्चन नॉर्मल हो गया। अब मैक्सिमम में से कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैक्स से अभी हमें कोई क्वेश्चन में एग्जीक्यूशन में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अगर हमें करना भी है तो हम क्या बोल रहे हैं कि उसकी डिमांड जो थी उसमें से 101 माइनस कर दे, 223 में से 101 माइनस कर दे। ठीक है, इसमें से भी यही करेंगे आप, तो ये आएगा 1, 2 एंड 2, ये मैक्स डिमांड उसकी हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी अलोकेशन बढ़ा दिया है आपने। तो वो अभी हमें करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ अलोकेशन और नीड की रिक्वायरमेंट है। अब 010 है, किसी की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं क्या हम, 010 इज अवेलेबल, यानी y की एक यूनिट अवेलेबल है, x और z की एक भी यूनिट अवेलेबल नहीं है। तो x और z कोई भी ऐसी प्रोसेस है जिसको x और z की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसी कोई भी प्रोसेस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, x और z की रिक्वायरमेंट सबको चाहिएगी। मतलब हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अब किसी भी प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अगर हमने जो अवेलेबल था उसमें से इसकी रिक्वेस्ट फुलफिल करके इसे एलोकेट कर दिया तो सिस्टम अनसेफ स्टेट में चला जाएगा, जबकि पहले सेफ स्टेट में था। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट अलाउ। सो हम यहाँ पे बोलेंगे नॉट सेफ स्टेट, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अलाउ और नॉट, तो हमने यहाँ पे क्या बोल दिया कि नॉट अलाउ। ठीक है, नॉट अ सेफ स्टेट। सो दैट इज द वे टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। मतलब एक्चुअली करना बैंकर एल्गोरिथम है, बट गेट में क्वेश्चन दोनों टाइप के आते हैं। एक तो डायरेक्टली आपको नीड मैट्रिक्स दी है, ठीक है, अलोकेशन दिया है और अवेलेबल दिया है, और पूछा है कि सेफ्टी एल्गोरिथम अप्लाई या बैंकर एल्गोरिथम अप्लाई करके चेक करें कि क्या हम यहाँ पर प्रोसेस अलोकेट कर सकते हैं, और अलोकेट कर सकते हैं तो सेफ स्टेट या सेफ सीक्वेंस क्या होगी।
सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि यहाँ पर सारी चीज़ें गिवन है, ठीक है, और अब बोला है कि द सिस्टम इज ऑलरेडी इन सेफ स्टेट बट अ पर्टिकुलर प्रोसेस जनरेट अ रिक्वेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसोर्सेज। सो क्या ये अलोकेट करके हम सेफ स्टेट में रहेंगे? तो मतलब एक स्टेप बढ़ा दी उसने और कुछ नहीं किया। आपको वो जो रिक्वेस्ट है उसको नीड में से माइनस करना है, एलोकेशन में ऐड करना है, ठीक है, मैक्सिमम में से माइनस कर देना, अवेलेबल में से माइनस कर देना। तो अगर आपने यहाँ पे ये करा और उसके बाद फिर से बैंकर एल्गोरिथम रन किया, अगर आउटपुट आ गया सक्सेसफुली तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि दैट इज द करेक्ट। अगर नहीं आता है तो हम क्या बोलेंगे कि दैट इज नॉट अ प्रॉपर सॉल्यूशन, प्रॉपर सॉल्यूशन उसमें नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। सो दैट इज द वे। एक और क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ अ सिस्टम इज इन सेफ स्टेट P1 रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल रिसोर्सेज एट टाइम T1 इक्वल्स टू 102, सो ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रांट अ परमिशन और नॉट। मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये आपका ऑलरेडी सेफ था, अब प्रोसेस P1 ने किसी रन टाइम पे इन रिक्वेस्ट को जनरेट कर दिया 101 को इमीडिएटली कि ये रिसोर्स मुझे चाहिए, तो क्या OS इसको अलॉट करेगा या नहीं करेगा? तो वो क्या करता है, वो टेम्परली एलोकेट करके रन करके देखेगा। तो यहाँ पर 102 कौन से रिसोर्स T1 को 102 चाहिए, ठीक है, एट टाइम T1 प्रोसेस P1 को रिक्वेस्ट किया है, तो P1 में आप अलोकेशन में 102 क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो ये 3 हो जाएगा 0 और ये 2 हो जाएगा 302, क्योंकि 202 में 200 में हमने 102 ऐड कर दिया। नाउ उसके बाद मैक्सिमम डिमांड है, तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या करना है, नीड कैलकुलेट करना है। अभी नीड गिवन नहीं है, ठीक है, तो नीड मैट्रिक्स मुझे कैलकुलेट करनी है। सो नीड मैट्रिक्स कैलकुलेट करने से पहले ही हम यहाँ पर क्या कर दें, मतलब आप यहाँ पे अलोकेशन में तो आपने ऐड कर ही दिया, मैक्स में से माइनस कर दो डिमांड में से, और फिर नीड और जैसे कैलकुलेट करते थे वैसे ही कर लेंगे हम। सो 102 इसमें से माइनस किया, तो इसमें से माइनस किया तो ये 2 बचेगा, 3 में से 1 गया, 2 में से 0 गया 2 ही रहेगा, 2 में से 2 गया तो 0 रहेगा। सो ये आपकी मैक्सिमम डिमांड जो थी वो आपने यहाँ पे चेंज कर दी। अब आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट नीड टू व्हाट, कैलकुलेट द नीड मैट्रिक्स। सो नीड के लिए मैक्स माइनस अलोकेशन, 7 माइनस 0 इज 7, 5 माइनस 1 इज 4, 3 माइनस 0 इज 3, सेम हियर 2 माइनस हियर व्हाट वी कैन से दैट मैक्सिमम डिमांड कितनी थी इसकी, 3 थी, ठीक है। अब 3 और यहाँ हमने अलोकेशन में से यहाँ पे क्या करा, 102 को अलोकेट किया, पहले ये कितना था 3 था, गॉट इट, 3 में से हमने अलोकेशन यहाँ पर परफॉर्म किया। ओके, तो पहले एक काम हमने यहाँ पे नीड निकाल के, क्योंकि देखिए मैक्सिमम में से माइनस करने से क्या होगा, नीड ऑब्वियसली वहाँ पर नेगेटिव चला जाएगा, तो पहले आप क्या करें 3 माइनस 2 दैट इज 1, फिर 2 माइनस 0 इज 2 एंड 2 माइनस 0 इज 2, ये निकाल दिया। अब आप क्या करो, अलोकेशन में ऐड कर दो, तो अलोकेशन में ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज 3 0 और ये 2 हो गया। अब आपने 102 अलोकेट कर दिया तो ये माइनस हो जाएगा आपका, तो ये बचेगा 0 एंड दैट इज 2 एज इट इज और दैट इज 0, यानी नीड अब 0 to 0 की है, ठीक है। तो पहले आप माइनस करके फिर नीड में से सब्सट्रैक्ट कर दो, तो 0 to 0 आपका वहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बाकी में एज इट इज करना है, 9 माइनस 3 6 0 0, 2 माइनस 2 दैट इज 0, फिर हमने यहाँ पे किया दैट 2 माइनस 2 0, फिर 2 माइनस 1 इज 1, 2 माइनस 1 इज 1, फिर यहाँ से 4 माइनस 0 इज 4, 3 माइनस 0 इज 3 एंड 3 माइनस 2 माइनस 2 इज 0। तो ये आपकी नीड आ चुकी है, दैट इज द नीड मैट्रिक्स। मतलब हमें सबसे पहले नीड कैलकुलेट कर लेना है, फिर नीड में से जो रिक्वेस्ट है वो माइनस कर देंगे उस पर्टिकुलर प्रोसेस की, ठीक है, और अलोकेशन में से ऐड कर देंगे। सो दैट इज द सिचुएशन हियर, दैट इज द रिक्वायरमेंट एंड दिस इज द अवेलेबल रिसोर्स। अवेलेबल में से भी आपको क्या करना है, माइनस। सो अवेलेबल जो थे आपके पास दैट इज 332, एक्स वाई जेड कितना दिया है हमें 332, और इसमें से 102 आपने माइनस कर दिया, तो ये बचा 230, 3 में से 1 गया 230, 230 अभी अवेलेबल है आपके पास और ये नीड है, जस्ट रन द सेफ्टी एल्गोरिथम। सो 230, अब हम देखें यहाँ पे कि पहले का तो नहीं होगा, इसका फुलफिल हो सकता है, क्योंकि देखिए 2 रिक्वायरमेंट 230 की बात कर रहे हैं हम, तो 0 जेड का इसमें और इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्वियसली एक्स वाई की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, गॉट इट, इधर भी एक्स की ज़्यादा है, तो यही एक प्रोसेस है जो पहले एग्जीक्यूट हो सकती है 230 से, जो कि क्या है आपकी P1 प्रोसेस। सो फर्स्ट एग्जीक्यूट
P1 को हमने एग्जीक्यूट कर दिया। अब P1 में हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसके अलोकेशन को ऐड कर देंगे। सो अलोकेशन क्या है 302, तो 302 हमने ऐड कर दिया। सो ये हो गया 532, ठीक है 532 आपका यहाँ पे अवेलेबल हो गया। अब अवेलेबल 532 जैसे ही हुआ, हमने चेक किया किसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है। सो देखिए 532 में या तो आप इस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि 532 इतनी डिमांड नहीं है उसकी। 532 ये भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ 3 है और यहाँ 0 है, तो इसको अलोकेट कर सकते हो आप। इन दोनों में से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब अभी P1 एग्जीक्यूट हुआ। अब या तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, P3 या P4 में से कोई भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। लाइक वी एग्जीक्यूट P3 अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, हम P3 को ले लेते हैं। P3 के एलोकेशन कितने हैं, दैट इज 211, तो 211 हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो दैट इज 743। अब 743 है, क्लियरली दिख रहा है कि 743 ये है, फिर ये है और ये है, मतलब अल्टीमेटली आप इसको भी और इसको भी, तीनों को, P4 तो ऑलरेडी आपका एग्जीक्यूशन के लिए पहले ही रेडी था, ठीक है, उसकी डिमांड ऑलरेडी अवेलेबल थी। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि P1 P3 तो हो गया, नेक्स्ट किसी को भी एग्जीक्यूट कर दो ऑर्डर वाइज, पहले P0 को एग्जीक्यूट कर दो, फिर P2 को एग्जीक्यूट कर दो और फिर P4 को एग्जीक्यूट कर दो। तो ऑर्डर आपका क्या आ गया, P1 P3 P0 P2 P4। मतलब देखिए जब भी हमें अगर मान लीजिए एट ए टाइम दो प्रोसेस का नीड फुलफिल हो रही है, तो आप दोनों में जो पहले लिखी है ये अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, दैट ऑर्डर, ठीक है। सो उसके हिसाब से मैंने बोला जब इनिशियली तो आपके पास कौन सी थी P1, तो P1 एग्जीक्यूट किया, उसके बाद 3 4 था, तो पहले P3 को एग्जीक्यूट कर दिया। अब P3 को एग्जीक्यूट करते ही आपकी सबकी डिमांड ओपन हो गई, तो फिर P0 P2 और P4 इस ऑर्डर में हमने सेफ सीक्वेंस लिख दिया। मतलब कि अगर रन टाइम पे ये प्रोसेस अगर इन रिसोर्सेज की नीड जनरेट करता है, रिक्वेस्ट जनरेट करता है, तो हम उसे अलोकेट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम विल अलाउ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, ठीक है, OS इसको अलाउ कर देगा। गॉट इट, ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ सच टाइप ऑफ सिचुएशन। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको उसका आउटपुट डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ बैंकर एल्गोरिथम एंड रिक्वेस्ट अलोकेशन एल्गोरिथम, ठीक है। मतलब हम एक्चुअली बैंकर ही चला रहे हैं, बट बैंकर को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन था यहाँ पे कि रन टाइम पे अगर रिसोर्स रिक्वायरमेंट करता है तो क्या होगा, तो लाइक दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। गॉट इट, सो दिस इज अबाउट दैट। नाउ अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, देखिए इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन अभी हमने देखा कि डेडलॉक प्रिवेंशन क्या होता है। तो डेडलॉक प्रिवेंशन में हमने सारी प्रोसेस क्या किया था, हमने डेडलॉक प्रिवेंशन में कि हमने जितनी भी वैल्यूज हैं, ठीक है, जितनी भी कंडीशंस हैं 4, उनमें से 1 बाय 1 हम क्या बोल रहे हैं कि फॉल्स करते जाए। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, प्रीएम्पशन, नो प्रीएम्पशन, ठीक है, एंड सर्कुलर वेट। अब वो आपका एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, ठीक है, उसमें आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बनते हैं। फिर उसके बाद हमने बोला अवॉइडेंस में हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बना सकते हैं या बैंकर्स एल्गोरिथम का यूज करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर मल्टीपल इंस्टांसेस है तो बैंकर्स एल्गोरिथम, सिंगल इंस्टांस है तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। अब दैट इज द मेन टॉपिक जो आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है, बैंकर्स एल्गोरिथम एंड दिस। इसके अलावा हम जैसे बोल रहे हैं कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, ठीक है, या जैसे हमने एक टॉपिक और लिखा था दैट इज डिटेक्शन एंड रिकवरी। सो डिटेक्शन रिकवरी में एक्चुअली क्या होता है, देखिए अगर हम यहाँ पर देखें, जस्ट सॉल्व दैट पर्टिकुलर लॉजिक, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। सो देखिए अब हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि एक्चुअली डिटेक्शन रिकवरी में आप क्या कर रहे हो, डेडलॉक को डिटेक्ट करोगे और फिर उसे क्या करोगे, रिकवर करोगे। आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ डेडलॉक आ गया और फिर उससे रिकवर करना है। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक्चुअली इसके लिए हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का ही यूज करते हैं। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से हम वेट फॉर ग्राफ बनाते हैं। मतलब देखिए रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या मतलब क्या है, जैसे अगर मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं, यहाँ एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ डिजाइन करते हैं हम। कुछ रिसोर्सेस ले लेते हैं, ठीक है, लाइक R1, ठीक है, आपने यहाँ पे बोल दिया कि R1 रिसोर्स को P1 प्रोसेस क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, और मान लीजिए P1 के पास एक रिसोर्स है कौन सा, R2। तो देखिए ये अलोकेशन लाइन है और ये रिक्वेस्ट लाइन है। ये हमें पता है कि अगर प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ कोई लाइन जा रही है तो दैट इज रिक्वेस्टिंग लाइन, और अगर रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ जा रही है तो दैट इज अलोकेशन लाइन। तो R2 इसको अलोकेटेड है। मान लीजिए दिस इज रिक्वेस्ट बाय द प्रोसेस P2, ठीक है,
हमने यहाँ पे क्या बोला कि P2 प्रोसेस है आपकी एक जो क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, यानी P1 P2 P3 ये 3 प्रोसेस हम बना देते हैं यहाँ पे। चलिए सो P1 जो है आपका वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब इन दैट पर्टिकुलर केस P2 प्रोसेस के लिए हमने यहाँ पे क्या बोल दिया कि इट इज रिक्वेस्ट फॉर न्यू रिसोर्स लाइक R3, ठीक है, एंड P2 को एक रिसोर्स हमने अलोकेट कर दिया लाइक यहाँ R4 लिख देते हैं, ठीक है, या हम यहाँ पर जस्ट P2 अलोकेट टू P3, ठीक है, P3 के लिए रिक्वेस्ट जनरेट कर देते हैं हम, दैट इज लाइक यहाँ लिख देते हैं R4, ठीक है। ये आपका किसको अलोकेटेड है, R4 किसको रिक्वेस्ट कर रहा है, P3 रिक्वेस्ट कर रही है, और ये R4 किसको अलोकेटेड है, दैट इज अलोकेटेड टू P2, ठीक है। सो यहाँ से साइकिल बन जाएगी, दैट इज सॉरी दिस इज P1, यहाँ से साइकिल, अच्छा इस लाइन को चेंज कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। देखिए हम एक ट्राई कर रहे हैं कि हम यहाँ पर क्या क्रिएट कर सके, एक साइकिल वाला स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकें। सो दैट इज दिस, लाइक मान लीजिए अब यहाँ पर मैं एक रिसोर्स ले लूँ R5, ठीक है, एंड दिस इज द सिचुएशन लाइक दैट, गॉट इट, एंड हियर वन मोर प्रोसेस वी जस्ट कंसिडर दैट इज P1 P2 P3 and that is P4, here is request to this resource and this is like that, ठीक है। सो ये एक स्ट्रक्चर हमने बना दिया, और यहाँ पे इस रिसोर्स को अभी किसी ने होल्ड नहीं कर रखा है, तो हम यहाँ पे इस रिसोर्स को किसी नई प्रोसेस को दे देते हैं P5 को। चलिए अब देखिए एक्चुअली हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ है आपका, रेक्टेंगल में जितने भी R1 R2 R3 R4 R5 5 रिसोर्सेस है और 5 प्रोसेस हमने बना दी, ठीक है। अब हम ये बोल रहे हैं कि डिटेक्शन के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि वी जस्ट ट्राई टू डिजाइन वेट फॉर ग्राफ फॉर अ रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ। रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ का क्या बनाओ आप, वेट फॉर ग्राफ बनाओ। सो वेट फॉर ग्राफ से क्या होगा, वेट फॉर ग्राफ का मतलब क्या होता है, तो देखिए वेट फॉर ग्राफ जो होता है वो आपके प्रोसेस के बीच में बनता है, ठीक है। प्रोसेसेस के बीच में हम क्या बनाते हैं, वेट फॉर ग्राफ बनाते हैं। मतलब कि हमें एक्चुअली यहाँ पर रिसोर्स को हटा देना है और प्रोसेस के बीच की डिपेंडेंसी बनाना है। इस टाइप का ग्राफ हमने पहले भी समझने के लिए बनाया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्रोसेसेस जो है वो लिख दें, P1 P2, इधर क्या है P5, यहाँ पे क्या है P3, जो प्रोसेस जहाँ लिखी है हमने इस तरीके से लिख दिया उसको, ठीक है, ताकि डिपेंडेंसी हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। अब हम ये बोल रहे हैं कि P1 जो है R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, वो किसको अलोकेटेड है, P2 को। ये रिक्वेस्टिंग लाइन, ये अलोकेशन लाइन, मतलब कि P1 जो है वो इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पे, P2 प्रोसेस पे। तो P1 से P2 एक एज जाएगी आपकी। फिर यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, P1 से P2 एज गया। अब इसमें दिख रहा है कि P2 प्रोसेस किसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, R5 के लिए, और वो किसके पास है, P4 के लिए। तो P2 से आपके पास यहाँ पर P4 पे एक लाइन जाएगी, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन P4, ठीक है। और P4 क्लियरली दिख रहा है R2 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है जो P1 पे अलोकेटेड है, तो ये एक लाइन चली गई। मतलब ये एक साइकिल तो आपको यहाँ पे दिख गई, किसके बीच में, P1 P2 और P4 के बीच में। देखिए P1 P2 और P4, ये एक साइकिल हमें दिख रही है, दैट इज द साइकिल, ठीक है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि P2 जो है वो R4 को रिक्वेस्ट कर रहा है और दैट इज अलोकेटेड टू P3। तो P2 P3 पे लाइन जाएगी आपकी, एज चली जाएगी, P2 डिपेंड्स ऑन P3। और सेम सिचुएशन क्या हो गई यहाँ पे कि P3 जो है वो किसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, R5 के लिए, और जो किसको अलोकेटेड है, P4 को। यानी कि P3 से P4 भी एक एज जाएगी आपकी, P3 P4 एज बन गई, ठीक है। सो ये दो हमें यहाँ पर एक साइकिल जो दिख रही है, दैट इज व्हाट, P1 P2 P4 P1 P1 P2 P3 P4 P1, यानी कि P1 P2 P3 P4 ये एक साइकिल बना रही है, और P1 P2 P4 एक साइकिल बना रहा है, ठीक है। तो दैट इज द 2 साइकिल। अब हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इसमें ऊपर वाली प्रोसेस के लिए देख ले कि P2 रिक्वेस्ट कर रहा है R3 के लिए जो P5 के पास है, यानी P2 से P5 एक एज जा रही है। उसके अलावा कोई एज जाएगी क्या, तो हमने बोला कि यहाँ पे कोई एज नहीं जाएगी, मतलब P5 तो साइकिल से बाहर है आपका। अब हमने इसलिए बनाया P5 को ताकि हम समझ सके कि एक्चुअली ये डिटेक्शन रिकवरी में हमें क्या करना है। तो देखिए हमें कुछ नहीं करना है, ये मतलब एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ऐसा कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता है आपको, और कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आए हुए हैं इस पर। बट हम फिर भी डिटेक्शन रिकवरी का मतलब क्या होता है, तो देखिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हर पर्टिकुलर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के लिए आपको क्या बनाना है, वेट फॉर ग्राफ। यानी कि आपको एक तो क्वेश्चन अगर आ गया तो इस टाइप से आ सकता है कि व्हाट इज द वेट फॉर ग्राफ ऑफ दिस, या व्हाट इज प्रोसेस डिपेंडेंस ग्राफ, कि प्रोसेस डिपेंडेंसी ग्राफ बन गया आपका,
ठीक है, कौन सी प्रोसेस किस पे डिपेंडेंट कर रही है, P1 P2 पे, P2 P4 पे और P4 P1 पे। वैसे यहाँ पे एक साइकिल बन रही है। तो अब डिटेक्शन रिकवरी का मतलब ये होता है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है कि आपको क्या करना है कि इस पर्टिकुलर ग्राफ में से वो प्रोसेस जो आप वन बाय वन क्या करोगे, प्रोसेस को एबॉर्ट करते जाओगे, यानी कि प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को स्टॉप करना है। क्योंकि ये क्या है, ये साइकिल है, ये भी एक साइकिल है। तो हम बोल रहे हैं कि अगर साइकिल अगर बन रही है मतलब सारी प्रोसेस वेटिंग में, ऑल प्रोसेस आर इन व्हाट, वेटिंग स्टेट। ठीक है, सारी प्रोसेस किस में जा रही है, वेटिंग स्टेट में जा रही है। तो मान लीजिए अगर किसी सिचुएशन की वजह से साइकिल क्रिएट हुई है और वो साइकिल ब्रेक नहीं हो रही है, साइकिल में डेडलॉक आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि हर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का एक वेट फॉर ग्राफ बनाओ, और जो प्रोसेस से साइकिल बना रही है वो प्रोसेस क्या कर रही है, डेडलॉक क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो उन प्रोसेस में से, उन साइक्लिक प्रोसेस में से एक प्रोसेस को आप क्या करो, एट ए टाइम एबॉर्ट करो। मतलब एक प्रोसेस साइकिल में से आपने एबॉर्ट करी और देखा कि क्या साइकिल ब्रेक हो पा रही है। साइकिल ब्रेक हो गई तो मतलब एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक प्रोसेस को सिलेक्ट करते हैं और उसे एबॉर्ट कर देते हैं। लाइक अगर मैं मान लीजिए P2 को एबॉर्ट कर दूं यहाँ पे, तो P2 को जैसे ही एबॉर्ट किया, साइकिल क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। क्योंकि देखिए समझिए, P2 के पास कौन सा रिसोर्स है, P2 के पास R5 है। ठीक है, P2 के पास कौन सा रिसोर्स है, R5 है। अब ये जैसे ही एबॉर्ट करेगा, ये जैसे ही हमने प्रोसेस को एबॉर्ट किया, इसने क्या किया, इस पर्टिकुलर P2 के पास R1 रिसोर्स है। P2 के पास कौन सा रिसोर्स है, R1 है। R5 के लिए तो रिक्वेस्ट कर रहा है, R1 रिसोर्स है। अब P2 को जैसे ही मैंने एबॉर्ट किया, इसने एबॉर्ट का मतलब क्या करना, इससे फोर्सफुली हमने क्या ले लिया, रिसोर्स ले लिया, प्रीएम्प्ट कर लिया रिसोर्स को। क्योंकि एबॉर्ट मतलब उसको किल कर दिया, तो ऑब्वियसली उसके रिसोर्स क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो अब मैं बोल रहा हूं कि ये प्रोसेस इस रिसोर्स को क्या करेगी, प्रीएम्प्ट करेगी। ठीक है, अब इसका क्या होगा वो अभी हम समझते हैं। हमने बोला इसको रोक दिया हमने, इससे रिसोर्स ले लिया, अब ये साइकिल से बाहर हुई आपकी। ठीक है, दैट PT प्रोसेस विल रिमूव फ्रॉम दैट साइकिल। अब इसने ये रिलीज किया, अब इसकी रिक्वेस्ट कौन कर रहा था, सिर्फ P1। तो P1 क्या कर लेगा, ये रिसोर्स ले लेगा, P1 रिसोर्स लेगा, इसका एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली इसके पास R2 तो ऑलरेडी था। अब हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि R1 भी आ गया P1 के पास, इसने एग्जीक्यूट किया, R1 R2 दोनों क्या कर दिए, रिलीज कर दिए थोड़े टाइम के बाद। अब ये R2 किसको मिल जाएगा, P4 को, बिकॉज P4 इसी के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। P4 को R2 मिलेगा, R5 ऑलरेडी था उसके पास, इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, ये दोनों रिलीज करेंगे। R5 यहाँ पे अवेलेबल हुआ। अब 3 और 2 दोनों को R5 चाहिए, अब 2 तो अबॉर्ट हो चुकी है आपकी, 3 को R5 मिल जाएगा। R5 जैसे ही मिलेगा, इसका काम खत्म होगा, 4 और 5 दोनों रिलीज कर देगा। मतलब आपका जो डेडलॉक वाली सिचुएशन होती वो पूरी कंप्लीटली क्या हो गई, रिमूव हो गई। तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि विक्टिम प्रोसेस हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, विक्टिम प्रोसेस यानी कि जो प्रोसेस हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि मेनली डेडलॉक क्रिएट कर रही है उस साइकिल में। अगर मान लीजिए मैं यहाँ P1 को एबॉर्ट करता तो भी एक साइकिल आपकी यहाँ पे बनेगी, क्या नहीं बनेगी। जैसे P1 को करे तो भी आपका हो सकता है काम। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे P3 को क्लियर कर दिया, अगर आपने P3 को हटा दिया, P3 को सिलेक्ट कर लिया और इसको एबॉर्ट किया, तो भी एक साइकिल रहेगी P1 P2 P4 और P1, ये साइकिल फिर भी रहेगी आपकी। अगर आप P3 को एबॉर्ट करते हो तो उससे डायरेक्टली आपका सॉल्यूशन हो सकता है कि नहीं मिले आपको। ठीक है, हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर P1 को कर देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि ये साइकिल नहीं है, दिस इज नॉट अ साइकिल, गॉट इट। बट ये एक साइकिल बन रही है और ये एक साइकिल बन रही है, तो आपने P2 को एबॉर्ट किया तो भी आपकी साइकिल क्या हो गई, ब्रेक हो गई। तो अब एबॉर्ट करके क्या होने वाला है, तो देखिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम विक्टिम प्रोसेस सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, कोई प्रोसेस को सिलेक्ट किया हमने साइकिल में से, उससे एबॉर्ट किया और एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट किया। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जिस प्रोसेस को एबॉर्ट किया, एबॉर्ट करने का मतलब उससे रिसोर्स रिलीज कर लिए, और आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद हम उस पर्टिकुलर प्रोसेस को फिर से क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। ऑब्वियसली हम यहाँ पे उसको सिर्फ क्या कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए उसका एग्जीक्यूशन रोक दिया हमने और उसको किसी सेफ स्टेट में लेके आ गए। अब एक्चुअली ये जो टॉपिक है ना, थोड़ा ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, जो आप डेटाबेस में पढ़ते हो। जैसे हम बोलते हैं कि ट्रांजैक्शन में डेडलॉक आप लाइक प्रिवेंशन और के लिए, डेडलॉक प्रिवेंशन के लिए आप एल्गोरिथम पढ़ते हैं, वेट एंड डाई एंड बाउंड एंड वेट। सो 2 एल्गोरिथम होते हैं। तो वेट एंड डाई, बाउंड एंड वेट में हम यही करते हैं कि जो न्यू ट्रांजैक्शन अगर वो रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसको वेट करना है, या किल करके हम किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको क्या करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। तो ये हम वहां पर करते हैं, तो यही काम यहाँ भी कर रहे हैं हम। तो हमने क्या बोला, प्रोसेस को एक सेफ स्टेट पे ले जाएंगे। मतलब उसका करंट एग्जीक्यूशन चल रहा है मान लीजिए, अब उसने कोई पर्टिकुलर पार्ट को कुछ पार्ट तक एग्जीक्यूट किया है, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एक सेफ स्टेट तक उसके एग्जीक्यूशन को रखना पड़ेगा, और बाकी इफेक्ट्स को हम नल एंड वॉइड कर देंगे, और फिर उस पॉइंट से वापस उस प्रोसेस को क्या करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे।
तो रीस्टार्ट करेंगे आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो कुछ देर बाद फिर से आप इसको क्या करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे और एग्जीक्यूशन तब तक आपका हो सकता है कि जो प्रोसेस की साइकिल के जो प्रोसेसेस हैं वो एक दो कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गई हो और आपका एग्जीक्यूशन क्या हो गया हो, करेक्ट हो गया हो। बट इट मे पॉसिबल, देखिए क्या होगा, सबकॉन्शियस क्या आ सकते हैं कि मान लीजिए आपने प्रोसेस P2 को अबॉर्ट किया, उसको रोका, उससे रिसोर्स प्रीएम्प्ट किए, किसी दूसरी प्रोसेस को रिसोर्स मिल गया। अब कुछ देर बाद फिर से आपने उस प्रोसेस को स्टार्ट किया। अब जैसे ही आपने स्टार्ट किया, आफ्टर सम टाइम अगेन उस प्रोसेस ने क्या कर दिया, साइकिल बना दी, उस प्रोसेस ने फिर से लॉक बना दिया, उस प्रोसेस ने फिर से डेडलॉक वाली सिचुएशन बना दी और फिर से आपकी रिमेनिंग प्रोसेसेस के बीच में कहीं आपकी क्या आ गई, साइकिल आ गई। तो क्या होगा, तो फिर से हमें क्या करना है, सेम एल्गोरिथम रन करना है, यानी फिर से हम विक्टिम प्रोसेस सेलेक्ट करेंगे और फिर से साइकिल ब्रेक करेंगे, फिर से उस प्रोसेस को प्रीएम्प्ट, उससे रिसोर्स प्रीएम्प्ट करेंगे, उसको सम टाइम आफ्टर सम टाइम री एलोकेट करेंगे, री एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये टास्क आपका क्या रहेगा, चलता जाएगा। तो अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो विक्टिम प्रोसेस है, अगर मान लीजिए बार बार आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेम प्रोसेस को सिलेक्ट करते जा रहे हो, बार बार सेम प्रोसेस आपकी विक्टिम बनती जा रही। मान लीजिए आपने क्या किया, P2 को प्रीएम्प्ट किया, P2 को प्रीएम्प्ट मतलब आपने P2 को क्या कर दिया, एबॉर्ट किया, उसको थोड़ी देर बाद फिर से एग्जीक्यूट किया। अब हम बोल रहे हैं कि थोड़ी देर बाद उसने एग्जीक्यूट किया और आफ्टर सम टाइम फिर से एक साइकिल बनी जिसमें P2 इन्वॉल्व है और फिर से आपने एक प्रोसेस को एबॉर्ट करने का सोचा और आपने गलती से P2 को फिर सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हो सकता है कि एक प्रोसेस बार बार विक्टिम बनती जाए, क्योंकि उसको आपने री एग्जीक्यूट किया और थोड़ी देर बाद फिर डेडलॉक की सिचुएशन बनी, फिर साइकिल आया और फिर से वही प्रोसेस सिलेक्ट हो गई आपकी एबॉर्शन के लिए। तो आपने वही प्रोसेस को फिर से एबॉर्ट कर दिया और फिर आपने एग्जीक्यूशन किया, आफ्टर सम टाइम इतने में कुछ नई प्रोसेस आ गई मान लीजिए, और आपकी जो एबॉर्ट प्रोसेस है उसको भी आपने फिर से री एग्जीक्यूट किया एंड अगेन आफ्टर सम टाइम साइकिल बन गई। तो आप बार बार अगर सेम प्रोसेस को क्या बनाते जा रहे हो, विक्टिम बनाते जा रहे हो, तो स्टारवेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी यहाँ पे। सो व्हाट प्रॉब्लम दैट अराइज इन दिस, व्हाट इज दैट, स्टारवेशन। स्टारवेशन आ जाएगा तो हमें स्टारवेशन से खैर बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि डेडलॉक नहीं आए। तो स्टारवेशन आ जाएगा। स्टारवेशन का मतलब ये है कि वो प्रोसेस एक लॉन्ग टाइम तक एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रही, बार बार विक्टिम बन रही है, उसको डेडलॉक हमने यहाँ पे क्या कर दिया, उसको एबॉर्ट कर दिया, फिर एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया, फिर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए लाए, फिर डेडलॉक आ गया, फिर डेडलॉक की सिचुएशन आ गई, फिर आपने डिटेक्ट किया और उसको पर्टिकुलर को फिर से विक्टिम बना दिया। मतलब गलती से बार बार प्रोसेस क्या बनती जा रही है, विक्टिम बनती जा रही है और उसको आप क्या करते जा रहे हो, एबॉर्ट करते जा रहे हो। तो उसका एग्जीक्यूशन डेफिनेटली बहुत लॉन्ग टाइम तक क्या हो जाएगा, वेटिंग में चला जाएगा। सो दैट इज व्हाट, स्टारवेशन। सो स्टारवेशन को रिमूव करने के लिए इसमें एक सॉल्यूशन आप ऐड कर सकते हो। क्या कि हम यहाँ पर क्या करें, जो पर्टिकुलर प्रोसेस को हम यहाँ पे बार बार क्या कर रहे थे, ब्रेक कर रहे थे, तो हम ये कर दें कि हर प्रोसेस के लिए एक टाइम स्लॉट अलोकेट कर दे या एक नंबर अलोकेट कर दे कि मैक्सिमम कितनी बार किस प्रोसेस को आप एबॉर्ट कर सकते हो। आपने 2 बार किसी प्रोसेस को एबॉर्ट कर दिया और वो 3rd बार आ रही है और फिर से वो साइकिल में इन्वॉल्व हो रही है, डेडलॉक में इन्वॉल्व हो रही है, तो अब आप क्या करें, उसको छोड़ के किसी और प्रोसेस को एबॉर्ट करें। तो आप उसको के लिए एक टाइमर सेट कर दे, या एक हम ये बोलते हैं कि टाइमर के अलावा हम ये बोलते हैं कि काउंटर सेट कर दे कि कितनी बार वो एबॉर्ट हो चुका है। हमने बोल दिया मैक्सिमम 2 बार किसी भी प्रोसेस को एबॉर्ट करना है, या मैक्सिमम 3 बार करना है, मैक्सिमम 4 बार करना है। उसके बाद भी अगर वो इन्वॉल्व हो रही तो उसको छोड़ के हम क्या करेंगे, किसी और प्रोसेस को एबॉर्ट करने के लिए ट्राई करेंगे। सो दिस इज डिटेक्शन एंड रिकवरी। अब देखिए एक बार शॉर्ट में हम समझे कि क्या करा हमने, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ था, उससे हमने वेट फॉर ग्राफ बनाया। वेट फॉर ग्राफ में हम क्या बोल रहे हैं, प्रोसेस के बीच की डिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कौन सी प्रोसेस के बीच में किस टाइप की डिपेंडेंसी आ रही है। तो ये होगा आपका वेट फॉर ग्राफ। अब वेट फॉर ग्राफ में आपने ये देखना है कि प्रोसेसेस जो साइकिल बना रही है उस साइकिल में से किसी एक प्रोसेस को एबॉर्ट कर देना है, ठीक है, और एग्जीक्यूशन को नॉर्मल रखना है। जिस प्रोसेस को एबॉर्ट किया है उसको एक सेफ स्टेट पे ले जाके रोक देंगे और कुछ देर के बाद फिर से उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देंगे। अब इससे क्या हो सकता है पहली बार में पूरी साइकिल ब्रेक हो जाए और सारी प्रोसेस नॉर्मल एग्जीक्यूशन में आ जाए और डेडलॉक की सिचुएशन खत्म हो जाए। बट इट मे पॉसिबल कि आफ्टर सम टाइम फिर से डेडलॉक की सिचुएशन आए, क्योंकि कुछ और नई प्रोसेस भी आ सकती है और जिसको आपने एबॉर्ट किया वो भी एग्जीक्यूशन में चल सकती है। तो दोनों केस में क्या होगा आपका, उस पर्टिकुलर कंडीशन में यहाँ पर अगर साइकिल बनी तो फिर से आपको कोई एक प्रोसेस को सिलेक्ट करना है, उसको किल करना है, मतलब उसको एबॉर्ट करना है, उसको कुछ देर के बाद फिर से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो जैसे उसको आप रोक दोगे साइकिल ब्रेक होगी, इट में पॉसिबल कि एग्जीक्यूशन क्या हो जाए, आपका स्टार्ट हो जाए। अब बहुत सी बार हो सकता है कि एक प्रोसेस के ब्रेक करने से, एक प्रोसेस के एबॉर्ट करने से साइकिल ब्रेक ही नहीं हो रही, तो वहां पर आपको क्या करना है, 1 by 1 साइकिल में से एक प्रोसेस को किल किया,
अगर मान लीजिए जैसे मैंने अभी बोला कि P1 को किल करने से कुछ होगा क्या, नहीं होगा, तो आपको P1 को अबॉर्ट करने के बाद भी किसी प्रोसेस को अबॉर्ट करना पड़ सकता है अगर आपने रॉन्ग डिसीजन ले लिया हो तो, ठीक है। सो इट मे पॉसिबल कि एट ए टाइम एक से ज़्यादा प्रोसेस को अबॉर्ट करने से साइकिल ब्रेक हो रही हो, तो वो आपका सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप से एलोकेशन हो रहा है, किस टाइप से रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है। तो हम वन बाय वन करते जाएंगे जब तक कि हम सेफ स्टेट की तरफ नहीं जा रहे हैं, जब तक कि डेडलॉक वाली साइकिल रिमूव नहीं कर पाएंगे। अब उसके बाद हमने बोला कि अगर बार बार ये सिचुएशन आ रही है और हम हर बार सेम प्रोसेस को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक काउंटर लगा दिया, उसका एक सॉल्यूशन दे दिया। ये एक प्रॉब्लम है उसकी, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि डिटेक्शन एंड रिकवरी की प्रॉब्लम क्या है, स्टारवेशन टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम बोल रहे हैं कि उसको रिजॉल्व करने के लिए हमने यही बोल दिया कि हर प्रोसेस के लिए एक काउंटर लगा दिया कि 2 या 3 बार से ज़्यादा वो आपकी बार बार विक्टिम नहीं बननी चाहिए, बार बार उसको हमें अबॉर्ट नहीं करना। उसके बाद हम साइकिल की कोई नई प्रोसेस को लेके आ जाएंगे और उसे अबॉर्ट कर देंगे। सो दिस इज़ द डिटेक्शन एंड रिकवरी कंसेप्ट। ये पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इसमें कोई भी मतलब न्यूमेरिकल टाइप नहीं है। बस न्यूमेरिकल ये हो सकता है कि आपको ऐसा ग्राफ दे दिया और बोला है कि वेट फॉर ग्राफ बनाओ, तो आप इस तरीके से उसका वेट फॉर ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि फॉर रिमूव स्टारवेशन प्रोसेस मैक विक्टिम, जो भी प्रोसेस आपकी विक्टिम बन रही है, ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे कि वी जस्ट डिजाइन अ सिस्टम इन दिस वे दैट प्रोसेस मैक विक्टिम फॉर फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। कुछ फाइनाइट टाइम तक ही वो प्रोसेस क्या बने, विक्टिम बने, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। गॉट इट? सो ये लॉजिक आपका यहाँ पर होता है। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए हमने डेडलॉक के डिटेक्शन रिकवरी वाला देख लिया, बैंकर्स एल्गोरिथम, तो डेडलॉक का मेन पार्ट जो है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो हमने लाइक सीमाफोर में डिस्कस किया था, ठीक है, कि सीमाफोर का मेन लॉजिक क्या होता है। सीमाफोर में भी हमने डेडलॉक सिचुएशन पढ़ी थी कि वहाँ पर अगर कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रही है तो वो क्या है, डेडलॉक है, ठीक है। तो अभी हम उस सिचुएशन से रिलेटेड ही हमारा एक टॉपिक है डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम, जो मेनली डेडलॉक के बाद ही हम पढ़ते हैं, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि उसमें कहीं ना कहीं डेडलॉक के रूल्स लगेंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं वो प्रॉब्लम, दैट इज व्हाट डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम क्या होती है आपकी, ठीक है। डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम, डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। अब क्या मतलब है इसका डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम का, ठीक है। सो इन दैट केस अगर हम देखें, सो जस्ट हियर ये एक प्रॉब्लम मतलब बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, दैट इज़ वेरी इजी। और एक्चुअली इस टाइप की प्रॉब्लम का क्वेश्चन मतलब एक्चुअली गेट में अभी तक डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, और आया भी था तो आई थिंक 1996 में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना था इसके ऊपर, ठीक है। इसके अलावा इस पर उसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं आया। एक क्वेश्चन आया है जो हम ऑलरेडी पीवाईक्यू में डिस्कस कर चुके हैं, सीमाफोर के पीवाईक्यूज में, उसमें उसने कहीं भी डाइनिंग फिलोसोफर नहीं लिया, उसने नॉर्मल कोड दिया और बोला है कि डेडलॉक आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो वो डेडलॉक से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब यहाँ पर डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम जो है, ठीक है, इसमें हम सिचुएशन क्या बोल रहे हैं, क्या कंडीशन होती है। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास इस फिलोसोफर प्रॉब्लम में हम ये बोलते हैं कि आपके पास एक राउंड टेबल है, ठीक है, एंड नंबर ऑफ पर्सन्स वहाँ पर क्या है, अवेलेबल है, ठीक है। वो पर्सन क्या कर रहे हैं, दैट इज लाइक एक्चुअल स्टैंडर्ड प्रॉब्लम की बात करें तो 5 पर्सन है राउंड द टेबल, ठीक है। और ये पर्सन का काम क्या है, फिलोसोफर का मतलब क्या है, ये जस्ट दे आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, मतलब ये इंडिविजुअली क्या कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर मैटर के ऊपर सोच रहे हैं, ठीक है, थिंकिंग करते हैं। और जब इनको भूख लगती है तो यहाँ पर एक बाउल रखा हुआ है जिसमें कुछ भी हम बोल सकते हैं लाइक राइस वगैरह कुछ भी है, जिसको वो क्या करेगा, ईट करेगा। सो यानी कि इसका काम क्या है फिलोसोफर का, या तो वो थिंक करेगा, और थिंकिंग अगर वो रोक रहा है मतलब वो सोचना बंद कर रहा है तो वो क्या कर देगा, ईटिंग करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। सो थिंकिंग एंड ईटिंग दो काम है हर फिलोसोफर का। अब प्रॉब्लम क्या है, तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर में हम हर पर्टिकुलर फिलोसोफर के पास में हमने यहाँ पर क्या रख दिया, दैट इज लाइक अ स्पून या चॉप स्टिक बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। डोंट गो विथ द स्ट्रक्चर, ठीक है, इट इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक फिलोसोफर है और
फिर एक चॉपस्टिक है, फिर फिलोसोफर है, फिर चॉपस्टिक है, फिर फिलोसोफर है, चॉपस्टिक है, या स्पून बोल सकते हैं आप, फिलोसोफर चॉपस्टिक, फिलोसोफर चॉपस्टिक। अब एक्चुअली चॉपस्टिक इसलिए बोलते हैं कि आपने अगर कहीं देखा हो तो चॉपस्टिक का रूल ये होता है कि कभी भी आपको उससे खाना खाना है, लाइक नूडल्स, मैगी वगैरह जो भी खाते हैं लोग, तो एट ए टाइम 2 चॉपस्टिक लगती, ठीक है। तो 2 चॉपस्टिक उठा के आप क्या करोगे, खाना स्टार्ट करोगे। तो अब ये देख रहे हैं कि हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि फिलोसोफर जो है वो थिंकिंग मोड में, तो उसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है, पांचों फिलोसोफर थिंक कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सोचने पे किसी को भी हम रोक नहीं सकते। अब हम रेस्ट्रिक्शन किस पे लगाएंगे, ईटिंग पे। सो एक्चुअली हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि सारे फिलोसोफर प्रॉपरली क्या कर सके, खाना खा सके, डेडलॉक की सिचुएशन ना आए, हमें मेन लॉजिक हमारा वो है। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि क्या सॉल्यूशन बनाए। अब एक्चुअली हम सीमाफोर का लॉजिक भी लेंगे यहाँ पे कि सीमाफोर ऑब्वियसली हमें यूज करना है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये जो बाउल है और ये जो स्पून है, इसमें से आपका क्रिटिकल सेक्शन क्या है। देखिए एक्चुअली हम क्या बोलते हैं कि एट ए टाइम एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जानी चाहिए। तो अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ये बाउल है तो एट ए टाइम कितने % यहाँ पे बाउल को यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ नंबरिंग कर दें, लाइक इस फिलोसोफर को नंबर दिया मैंने, लाइक दैट इज व्हाट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4। सो ये 5 फिलोसोफर है, 0 से स्टार्ट कर दिया। इसको नंबरिंग, स्पून को भी या चॉपस्टिक को नंबर दे दिया 0 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये हमने फिलोसोफर को नंबर दिया एंड चॉपस्टिक्स को भी नंबर दे दिया, दैट इज व्हाट 0 1 2 3 4। अब देखिए अब क्या होने वाला है। सो हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि अगर ये फिलोसोफर नंबर 0 जो है, इसको अगर चॉपस्टिक की रिक्वायरमेंट है तो ये कौन सी 2 चॉपस्टिक उठाएगा। ऑब्वियसली रूल क्या है कि उसके पास जो पड़ी है वही उठाना है, मतलब ये फिलोसोफर का रूल है कि फर्स्ट हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हर फिलोसोफर को 2 चॉपस्टिक लगेगी टू ईटिंग दैट पर्टिकुलर फूड। बट उसको रूल क्या है कि कौन सी 2 चॉपस्टिक ले सकता है, या तो उसकी लेफ्ट साइड की या उसके राइट साइड की, मतलब दोनों ही लेनी होगी। इसको लेफ्ट राइट दोनों उठाएगा, स्टार्ट कर देगा ईटिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, अगर वो अवेलेबल है तो। अगर मान लीजिए ये फिलोसोफर है, इसको चाहिए तो ये 1 और 2 नंबर की चॉपस्टिक उठाएगा। फिलोसोफर 2 को 2 और 3 नंबर की लगेगी, फिलोसोफर 3 को 3 और 4 नंबर की चॉपस्टिक लगेगी, और फिलोसोफर 4 को 0 और 4 नंबर की चॉपस्टिक लगेगी। सो एट ए टाइम आप हम यहाँ बोल सकते हैं कि कितने % ईट कर सकते हैं। तो देखिए अगर ये फिलोसोफर है, अगर इसने 0 और 4 उठा लिया, ये ईटिंग स्टार्ट कर देगा। अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये वाला फिलोसोफर ईट नहीं कर सकता क्योंकि 0 वाली इसके पास है, और ये वाला भी ईट नहीं कर सकता क्योंकि 4 वाली इसके पास है। अब हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर फिलोसोफर है, दैट इज फिलोसोफर नंबर 2, ये ले सकता है आपका 2 और 3, या ये वाला फिलोसोफर 1 और 2 को ले सकता है। तो एट ए टाइम 2 फिलोसोफर कोई भी आपके ईट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बाउल को शेयरिंग पॉसिबल है, बाउल को आपके 2 पर्टिकुलर फिलोसोफर एट ए टाइम क्या कर पा रहे, शेयर कर पा रहे, मतलब वो क्रिटिकल सेक्शन नहीं है हमारा, क्योंकि अगर उसे वो मल्टीपल यूजर शेयर कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोसेस अगर उस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर पा रही है, मतलब डेफिनेटली वो तो आपका क्रिटिकल सेक्शन नहीं है। तो अब हम यहाँ बोल रहे हैं कि क्रिटिकल सेक्शन क्या है। सो देखिए एक्चुअली हम यहाँ पे किसको कंसिडर करके चल रहे हैं, इन चॉपस्टिक को। अगर ये चॉपस्टिक, अगर 0 वाली चॉपस्टिक 4 नंबर के फिलोसोफर ने ले ली, मतलब 0 वाले फिलोसोफर नहीं ले सकता उसको। अगर 4 नंबर की चॉपस्टिक 3 वाले फिलोसोफर ने ले ली तो फिर 4 नंबर वाला नहीं ले पाएगा, मतलब एक चॉपस्टिक को एट ए टाइम एक ही फिलोसोफर यूज कर सकता है। ऑब्वियसली वी आर नॉट एबल टू शेयर दैट, सो नॉन शेयरेबल मोड में है ये, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है आपकी, ठीक है, दैट इज द सिचुएशन, और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर क्या हो कि सारे जो फिलोसोफर है वो प्रॉपरली ईट कर सके जब उसे रिक्वायरमेंट है, मतलब इट में पॉसिबल कि अगर उसे अभी रिक्वायरमेंट है तो उसे थोड़ी देर के लिए वेट करना पड़े और उसके ईटिंग काम हो जाए, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या बनाए हम फिलोसोफर का, ठीक है, व्हाट द सॉल्यूशन दैट वी कैन क्रिएट, ताकि सारे फिलोसोफर जिसको जब खाना है वो उसके लिए रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है। हो सकता है इमीडिएटली उसे स्पून मिल जाए, या हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद उसे स्पून अवेलेबल हो जाए और वो ईटिंग कर सके और फिर से वो थिंकिंग कर सकेगा। तो रूल क्या है कि जैसे ही इसने ईट किया, ईट करने के बाद वो अपने दोनों स्पून को रिलीज करेगा और थिंकिंग स्टार्ट कर देगा, और जब उसको ईटिंग करना है तो दोनों स्पून जब अवेलेबल होगा तभी वो उठा के क्या कर सकता है, ईटिंग कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक सिचुएशन क्या आ सकती है कि मान लीजिए 0 नंबर वाला जो स्पून है वो आपका किसने ले लिया, इट में पॉसिबल कि सबको एक साथ भूख लग गई, ठीक है, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 0 वाला स्पून इसने उठा लिया,
1 वाला इसने उठा लिया, 2 वाला इसने ले लिया, 3 वाला इसने ले लिया और 4 वाला इसने ले लिया। अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इसको 0 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, बट ये लेगा तो अवेलेबल नहीं है, इसको 1 की अवेलेबल नहीं है, इसको 2 की रिक्वायरमेंट अवेलेबल नहीं है और इसको 3 की रिक्वायरमेंट है जो कि अवेलेबल नहीं है। अब मतलब 5 फिलोसोफर ने 5 स्पून उठा लिए, अब हर एक को 2-2 स्पून चाहिए। तो अब हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि डेफिनेटली दिस इज द सिचुएशन ऑफ व्हाट, डेडलॉक। ये डेडलॉक की एक सिचुएशन बन गई आपकी कि कोई भी फिलोसोफर अगर एक एक स्पून ले लेगा उसके पास वाला, लेफ्ट या राइट वाला, तो उस केस में क्या होगा, दूसरा स्पून अगर मान लीजिए वो सर्च करने जाएगा वहाँ अवेलेबल नहीं है तो वो सेकंड स्पून के लिए वेट करेगा, लेकिन कोई भी फिलोसोफर आपका स्पून को रिलीज नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया, होल्ड एंड वेट, होल्ड और वेट। मतलब इस फिलोसोफर ने 0 को होल्ड कर लिया और 1 के लिए वेट कर रहा है, इसने 1 को होल्ड कर लिया और 2 के लिए वेट कर रहा है, इसने 2 को होल्ड कर लिया और 3 के लिए वेट कर रहा है, इसने 3 को होल्ड कर लिया और 4 के लिए वेट कर रहा है, और इसने 4 को होल्ड कर लिया और 0 के लिए वेट कर रहा है। तो ये साइक्लिक डिपेंडेंसी बन गई, ठीक है, एंड दैट इज होल्ड एंड वेट सिचुएशन, जो कि क्या है, डेडलॉक है। ये डेडलॉक लाएगी आपकी सिचुएशन, ठीक है, दैट इज द सिचुएशन ऑफ डेडलॉक। अब स्टैंडर्ड इसकी अगर मैं डेडलॉक को अवॉइड कर दूं और क्रिटिकल सेक्शन में म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंप्लीमेंट करना चाहूं, ठीक है, कि अगर मैं परफेक्ट सॉल्यूशन बनाऊं तो इस टाइप का कोड आप यहां लिख सकते हैं कि जो भी फिलोसोफर है, ठीक है, उसके लिए अगर आप एक फंक्शन बना दें लाइक फिलोसोफर, ठीक है, और इस फिलोसोफर फंक्शन के अंदर हमने यहां पे क्या बना दिया, वाइल ट्रू, जैसा हम नॉर्मल प्रोड्यूसर कंज्यूमर के लिए कोड लिखते हैं इसी तरीके से हमने एक कोड बनाया, ठीक है। बट यहाँ पे अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं एक सीमाफोर यूज नहीं कर सकते, एक चॉपस्टिक नहीं है आपकी कि उसको आपने 0 और 1 असाइन कर दिया कि अगर उसने ले लिया तो 1 ले लिया, 0 नहीं लिया तो आपका मतलब किसी ने अलॉट कर लिया तो 0 हो गया, अदरवाइज 1 रहेगा। यहाँ पे कितने फिलोसोफर, कितने चॉपस्टिक है, 5, यानी कि 5 सीमाफोर लगेंगे हमें। अब मान लीजिए अगर हमने बढ़ा दिए काउंट, 6 कर दिया, 7 कर दिया, राउंड टेबल की बात कर रहे हैं, पर्सन्स बढ़ गए, तो हम एक्चुअली ग्लोबल हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हर सीमाफोर के लिए एक अरे बना लेंगे, ठीक है, दैट इज द अरे ऑफ सीमाफोर। सीमाफोर का अरे बना दिया आपने। अभी हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि 5 सीमाफोर है तो 5 साइज का अरे ले लिया और इसकी इंडेक्सिंग भी उसी टाइप से 0 से कर दी। तो हमने चॉपस्टिक की इंडेक्सिंग इसीलिए 0 रखी थी, ठीक है, और पर्सन की इंडेक्सिंग भी 0 इसलिए रखी थी क्योंकि जो मेन कोड है वहां पे एक्चुअली उसका रीजन रहेगा, तो इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट करें आप। तो 0 1 2 3 4 ये हमने ले लिया, 0 1 2 3 4 चॉपस्टिक और 0 1 2 3 4 आपके दैट इज फिलोसोफर, ठीक है। अब हम ये बोल रहे हैं कि ये सीमाफोर का अरे बना दिया चॉपस्टिक के लिए, ठीक है। सो हम यहाँ पर चॉपस्टिक का अरे बनाए। इनिशियली हम क्या बोल रहे हैं कि सारे चॉपस्टिक अवेलेबल है, ठीक है, यानी कि अभी सारे फिलोसोफर थिंकिंग मोड में, कोई भी इट नहीं कर रहा है, तो सारे चॉपस्टिक अवेलेबल है। तो सीमाफोर बाइनरी हम कंसिडर करके चल रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या कर देंगे हम, सबकी 1 कर दी। बाइनरी सीमाफोर है तो ऑल सीमाफोर वैल्यू इज व्हाट, 1, ठीक है। इनिशियली सारे सीमाफोर की वैल्यू 1 हो गई। अब हम यहाँ पर, ये तो सिर्फ समझने के लिए बनाया, नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। हम बोल रहे हैं कि 5 सीमाफोर है, सारे सीमाफोर की वैल्यू क्या है, 1 है, लेकिन हम इसको नॉर्मल सीमाफोर नहीं बोलते हुए इसको अरे बोल दिया। तो ये अरे एस नाम का आपके पास यहाँ पर क्या है, सीमाफोर है, या आप इसको म्यूटेक्स नाम भी ले सकते हो, ठीक है, म्यूटेक्स नाम का अरे बना दिया, क्योंकि म्यूटेक्स हम नॉर्मली बाइनरी 1 और 0 लेते हैं और बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 कंसिडर कर लेते हैं उसकी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि पहला काम क्या है फिलोसोफर का, थिंकिंग का है, ठीक है, वो थिंक करेगा। तो जब वो थिंक करेगा तो डेफिनेटली हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि थिंकिंग मोड में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सारे फिलोसोफर एक साथ थिंकिंग मोड में जा सकते हैं, क्योंकि देखिए ये फिलोसोफर के लिए हम कोड लिख रहे हैं, तो जितने भी फिलोसोफर है सारे इसी कोड के थ्रू एग्जीक्यूट होंगे। तो हमने बोला कि अगर कोई फिलोसोफर इस लाइन पे आया थिंकिंग, टाइम आउट होकर सेकंड फिलोसोफर इस लाइन पे आया थिंकिंग पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीपल फिलोसोफर क्या कर सकते हैं, थिंकिंग कर सकते हैं। लेकिन थिंकिंग के बाद जब वो ईटिंग करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, व्हेन दैट फिलोसोफर वांट टू ईट, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा, सो थिंकिंग स्टार्ट कर दी। ईटिंग के पहले उसे क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली जैसे फिलोसोफर 0 को ईट करना है, तो ये इन दोनों स्पून के लिए क्या करेगा, रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, या इन दोनों स्पून को वो पिक करेगा। तो अगर ये दोनों अवेलेबल है और उसने पिक किया तो इस पे क्या कर देगा, इस पे वेट लगा देगा, यानी कि हमने इसकी वैल्यू 1 1 1 1 सेट कर रखी है सारे इसकी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट वेट, और अब आपने म्यूटेक्स नाम का सीमाफोर ले रखा है, या आप इसको चॉपस्टिक नाम का भी ले सकते हो, ठीक है, या स्पून नाम का भी ले सकते हो।
तो हमने बोला म्यूटेक्स आई, ठीक है। अब देखिए ये आई क्या है, प्रोसेस का नाम है, पीआई प्रोसेस का कोड लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, पीआई प्रोसेस के लिए। ये सेम टाइप का न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था पीवाईक्यू में, जब हमने प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के पीवाईक्यू किए। वेट म्यूटेक्स आई, और सेकेंड लगाया मैंने वेट म्यूटेक्स आई प्लस 1 मोड 5, क्योंकि 5 फिलोसॉफर है इसलिए मोड 5 कर रहे हैं। म्यूटेक्स आई प्लस 1 मोड 5, ठीक है। आई प्लस 1 करेंगे और उसका मोड 5 निकाल देंगे। मतलब एक्चुअली हम ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको प्रॉपर लिख दें हम, दैट इज द अरे फॉर्म। हम इंडेक्स आई प्लस 1 मोड 5 करेंगे, ठीक है। जो भी रिजल्ट आएगा आपका आई प्लस 1, ठीक है, मोड 5 क्या आ जाएगा, 5 1 आ, मतलब अगर हमने आई की वैल्यू 1 रखी है, सो ये आई की वैल्यू 0 रखी, 0 प्लस 1 इज वॉट 1, 1 मोड 5 इज 1। तो म्यूटेक्स 1 पे वो क्या करेगा, लॉक लगाएगा। देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर फिलोसोफर 0 ने रन करना स्टार्ट किया तो उसने फिलोसोफर 0 के लिए, मतलब हम प्रोसेस क्या बोल दिया, फिलोसोफर 0, दैट इज पी मतलब फिलोसोफर, आई मतलब उसका नंबर। तो P0 की बात कर रहा हूं मैं, 0th प्रोसेस की या 0th फिलोसोफर अगर रन करेगा तो वो म्यूटेक्स 0 यानी कि किस सीमाफोर पे अप्लाई कर रहा है, म्यूटेक्स 0, यानी इसकी वैल्यू पे वेट लगाया तो इसको 1 से क्या कर दिया उसने, 0 कर दिया। फिर 0 प्लस 1 मोड 5, तो 0 प्लस 1 इज वॉट 1 मोड 5 1, तो यानी कि 1 वाले सीमाफोर पे भी उसने क्या कर दिया, 0 लगा दिया। यानी म्यूटेक्स 0 और म्यूटेक्स 1 पे उसने वेट लगा दिया, यानी इन दोनों चॉपस्टिक की वैल्यू को उसने क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो अब कोई और प्रोसेस अगर मान लीजिए 4th नंबर की सीमाफोर या P4 जाता है तो उसके लिए वेटिंग आ जाएगा, या 1 नंबर का जाएगा तो 1 नंबर का यहाँ पे म्यूटेक्स 1 लगाएगा। तो जो ऑलरेडी क्या है, म्यूटेक्स 1 की वैल्यू ऑलरेडी क्या है, 0 है। अब 0 है तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे इसको आगे एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, यानी कि वो वेटिंग स्टेट में रहेगा। सो दैट इज दिस थिंकिंग। फिर म्यूटेक्स लगा दिया हमने, फिर यहाँ पे जैसे ही वो दोनों काम कर देगा यानी वो क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा। तो क्रिटिकल सेक्शन में हमने क्या लिख दिया, ईटिंग फंक्शन चला दिया हमने। सो वो ईटिंग करना स्टार्ट करेगा। अब जैसे ही इसका ईटिंग कंप्लीट हो जाएगा, डेफिनेटली ये जो सीमाफोर इस पे वेट लगाया है इनको क्या दे देगा, सिग्नल दे देगा। तो सिग्नल म्यूटेक्स आई, ठीक है, एंड सिग्नल म्यूटेक्स आई प्लस 1 मोड 5, ठीक है, म्यूटेक्स आई प्लस 1 मोड 5। ये आपने यहां पर सेम काम कर दिया जो ऊपर करा था, ठीक है, म्यूटेक्स आई प्लस 1 मोड 5, और यहां पे हमने ये कोड हर फिलोसोफर के लगा दिया। आई मतलब नंबर ऑफ फिलोसोफर नंबर 0 है या फिलोसोफर नंबर 1 है, ठीक है, यानी प्रोसेस P0, P1, P2, P3 और P4, ये 4 प्रोसेस बनेगी, या 4 फिलोसोफर बोल सकते हो आप, या सॉरी 5 फिलोसोफर है 0 से 4 तक, ठीक है। तो ये 1 बाय 1 क्या करते जा रहे हैं, उसकी इक्वेशन को रन करते जाएंगे, ठीक है। इट जस्ट रन द इक्वेशन, यस व्हाट हैपेंड हियर, गॉट इट। तो ये यहाँ पर फिलोसोफर इस तरीके से यहाँ पे काम करेंगे। सो व्हेन द फिलोसोफर, हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि 0 नंबर का फिलोसोफर जो है P0 जब रिक्वेस्ट करता है तो वो किस पे वेट लगाएगा। तो देखिए P0, ये क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पर हमने PYQ में डिस्कस किया था, ठीक है। ये क्रिटिकल सेक्शन लिख देंगे यहाँ पे, ये एंट्री पॉइंट है इसका, वेट, ये क्रिटिकल सेक्शन, सिग्नल। अब हम यहाँ बोल रहे हैं कि क्या ये सॉल्यूशन परफेक्ट सॉल्यूशन होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए हम ये बोल रहे हैं कि P0 जो है वो किस किस पे वेट लगा रहा है। वेट अगर हम म्यूटेक्स 0 1 2 3 4 की बात कर रहे हैं तो ये सबसे पहले वेट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है 0 पे, और वेट ऑपरेशन किस पे, 1 वाले सीमाफोर पे। मतलब हम इंडेक्सिंग को सीमाफोर बोल रहे हैं। यहाँ पे जो इंडेक्स 0 है ये एक सीमाफोर है, 1 जो है ये एक सीमाफोर है। तो इसने 0 और 1 पे म्यूटेक्स लगाया। P1 जो आपका फिलोसोफर है वो किस पे वेट लगाएगा, 1 और 2 पे, ठीक है। P1 जो है 1 और 2 पे लगाएगा। P3 फिलोसोफर जो है आपका, दैट इज दिस, ये किस पे वेट लगाएगा, सॉरी पहले P2 ले लेते हैं, ये किस पे लगाएगा, 2 और 3 पे। सो इसने पहले 2 पे लगाया और फिर 3 पे लगाया। फिर P3 आएगा आपका, जो आपका वेट लगाएगा 3 पे एंड 4 पे। फिर P4 आएगा, वो किस पे वेट लगाएगा, 4 और 0 पे। तो देखिए क्यों यहाँ पे ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखिए 4 जब i की वैल्यू 4 होगी तो 4 + 1 5 मोड 5 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए हम मोड 5 ले रहे हैं और इसलिए इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि मोड निकालने पे हमें सॉल्यूशन बनाने में ईजी हो जाए। तो ये आपका ऑर्डर है वेटिंग लगाने का।
अब हमें पता था, हमने समझा था कि डेडलॉक कभी भी आइडेंटिफाई करना है तो उसका सबसे सिंपल तरीका क्या है कि हर पर्टिकुलर प्रोसेस अगर पहले आइटम पे क्या कर रही है, वेट कर रही है, तो वेट लगा रही है, तो वो आपका क्या होगा, डेडलॉक वाली सिचुएशन होगी। ठीक है, सो यहाँ पे P0, इसने 0 मतलब अलग अलग सीमाफोर पे इसने 0 पे वेट लगाया तो इसकी वैल्यू 0 कर दी। अब टाइम आउट होके इधर आ गए, इसने 1 पे वेट लगाया, इसकी वैल्यू 0 कर दी। फिर इसने 2 पे वेट लगाया, इसकी वैल्यू 0 कर दी। इसने 3 पे वेट लगा रखा है, ये वैल्यू 0 हो गई। इसने 4 पे वेट लगाया, ये वैल्यू 0 हो गई। तो ये सारी वैल्यू आपकी क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। तो क्या अब कोई और प्रोसेस, मतलब P0 अगर 1 पे वेट लगाएगा तो वो वेटिंग स्टेट में रहेगा, 2 पे वेटिंग, क्योंकि ऑल चॉपस्टिक आर पिक। जैसा हमने बोला था कि 0 वाले ने 0 ले ली, 1 वाले ने 1, 2 वाले ने 2, 3 वाले ने 3। दिस इज द सिचुएशन ऑफ डेडलॉक। तो ये कब होगा, जब आपने सारे सीमाफोर यहाँ पे क्या किए हैं, अलग अलग ऑर्डर में आपने हर फर्स्ट पॉइंट पे आपने क्या रखा है, डिफरेंट डिफरेंट सीमाफोर्स को वेट सिग्नल दे दिया और उन्हीं सीमाफोर को सेकंड पोजीशन पे आप यूज कर रहे हो, तो डेफिनेटली इट इज द सिचुएशन ऑफ डेडलॉक। मतलब ये एक सॉल्यूशन तो है थिंकिंग ईटिंग का, बट हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन डेडलॉक आ सकता है, डेडलॉक आने की संभावना पूरी है। तो हम बोल रहे हैं कि इसके सॉल्यूशन क्या है, क्या हम डेडलॉक कैसे रिमूव करें यहाँ पर कि डेडलॉक नहीं आए, क्या लॉजिक हम यूज करें कि डेडलॉक यहाँ पर नहीं आए। तो देखिए इसका एक सिंपल एक तरीका तो क्या हो सकता है, देखिए आपको तरीका पहले से पता है, क्योंकि ये टाइप का सॉल्यूशन भले ही हमने फिलोसोफर, डाइनिंग फिलोसोफर वर्ड यूज नहीं किया हो, लेकिन इस टाइप की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है, सो यू जस्ट थिंक अबाउट दैट कि कैसे होगा। अभी एक सॉल्यूशन क्या हो सकता है यहाँ पे, देखिए सिंपल सा सॉल्यूशन। अभी हम डेडलॉक से रिलेट करें, क्योंकि हम डेडलॉक पढ़ के आए हैं, जस्ट हमने रिसेंटली डेडलॉक का कंसेप्ट पढ़ा है। तो हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे 5 प्रोसेस हैं और 5 रिसोर्सेस हैं। क्यों हमने डाइनिंग फिलोसोफर को अभी डिस्कस किया, क्योंकि इसमें दिक्कत क्या है कि आपका जो सिंगल सीमाफोर यूज नहीं हो रहा है, यहाँ अरे ऑफ सीमाफोर है, यानी कि यहाँ पे प्रोसेसेस बहुत सारी हैं, रिसोर्सेस बहुत सारे हैं। और वो रिसोर्सेस क्या है आपके एक्चुअल, दैट इज व्हाट लाइक अ क्रिटिकल सेक्शन, कि एट ए टाइम एक ही प्रोसेस नॉन शेयरेबल मोड में है रिसोर्सेस। तो आप ये बोल दो कि या तो ये कर दो कि फोर्सफुली किसी फिलोसोफर से एक स्पून छीना और दूसरे फिलोसोफर को दे दिया और बोले पहले तू खा ले, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया, उससे दोनों रिसोर्स रिलीज करवा दिए और आपने वो जनरेट कर दिया। बट डेफिनेटली दैट इज बैड मैनर्स, के किसी से भी स्पून लेके दूसरे को स्पून देना, दैट इज नॉट अ गुड मैनर। तो हम ये बोल रहे हैं कि वो जो होल्ड एंड वेट कंडीशन को फॉल्स कर रहे थे, वो हम प्रीएम्पशन में जैसा हमने बोला था, तो ये होल्ड एंड वेट ही है, इसने होल्ड किया और वेट कर रहा है, इसने होल्ड किया और वेट कर रहा है, होल्ड किया और वेट कर रहा है। तो ऑब्वियसली होल्ड एंड वेट कंडीशन को हमें क्या करना है, फॉल्स अगर कर रहे हैं तो आप वो सॉल्यूशन जनरेट कर सकते हो कि होल्ड एंड वेट कंडीशन को फॉल्स कर दो, जैसा हमने जैसा हमने डेडलॉक प्रिवेंशन में देखा था। बट दैट इज नॉट अ करेक्ट वे, क्योंकि यहां पर कोई एक्चुअली प्रोसेस और रिसोर्स नहीं है, यहां पर पर्सन की बात हो रही है, और पर्सन से स्पून लेके दूसरे पर्सन को देना, दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। सो ये हम बोल रहे हैं कि ये तो नहीं करेंगे हम। सेकेंड तरीका क्या बोल रहे हैं कि आप शेयरिंग मोड में कर दो, कि एक फिलोसोफर खा रहा है, फिर उसने वही स्पून से सामने वाले को खिला दिया, दोनों बोले आपस में शेयर कर लेंगे। सो ये भी गलत तरीका है, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर फिलोसोफर एंड वो अपने स्पून शेयर करना एग्री नहीं करेंगे। सो दैट इज ऑल्सो नॉट कि हम रिसोर्स को शेयरेबल भी नहीं बना सकते। सो अब हम यहाँ पर एक तरीका क्या कर सकते हैं, सो हमने बोला कि जैसा हमने बोला था कि अगर एक सिस्टम में 5 रिसोर्सेस है और कुछ प्रोसेसेस हैं, ठीक है, अगर वो प्रोसेस उन रिसोर्स को शेयर कर रही है, एक प्रोसेस की रिक्वायरमेंट 2 है। देखिए अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ा था कि अगर 5 आपके पास यहाँ पर क्या है, फिलोसोफर है और रिसोर्स भी 5 है, अगर आप एक स्पून बढ़ा दें, ठीक है, एक स्पून क्या कर दे, बढ़ा दे, यहाँ पे एक स्पून और रख दे, इस बाउल के अंदर ही रख दे, एक स्पून आपने बाउल के अंदर पुट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे एक स्पून रख दिया। अब क्या होगा, क्या आप डेडलॉक आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए हम डेडलॉक वाली जो सिचुएशन उसी में है अभी, यानी 5 फिलोसोफर ने एक एक स्पून तो ले रखा था, अब वो सेकेंड स्पून के लिए क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, सेकेंड स्पून के लिए रिक्वेस्टिंग मोड में। अब सेकेंड स्पून किस में है, बाउल में। अब 5 में से जो पहले उठा ले, कोई भी उठा ले, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो डेडलॉक ब्रेक करना था। तो कोई भी फिलोसोफर ने अगर एक स्पून उठा लिया, जिसको भी वो मिल गया, वो क्या करेगा, दोनों स्पून का, दोनों चॉपस्टिक का यूज करके वो ईटिंग स्टार्ट कर देगा, और उसका जैसे टाइम खत्म, उसका ईटिंग कंप्लीट होगा, वो चॉपस्टिक रख देगा। तो ऑब्वियसली फिर नेक्स्ट प्रोसेस को मिलता जाएगा और एक टाइम तक सारे फिलोसोफर ईट कर सकते हैं, मतलब डेडलॉक ब्रेक हो गया। तो आपने क्या कर दिया, रिसोर्स बढ़ा दिए। दूसरा तरीका एक और क्या हो गया, या तो रिसोर्स बढ़ा दो या फिलोसोफर कम कर दो, एक फिलोसोफर कम कर दो यहाँ से,
इसको बोल दो कि तू कब तक नहीं खा पाएगा जब तक सारे नहीं खा लेते, तो वो ईगो वाली बात हो जाएगी कि भैया हमको क्यों रोक दिया। तो एक फिलोसोफर को रोक दिया आपने, अब क्या होगा कि जैसे ये 0 वाला ये ले रहा था 1 वाला, ये इधर 3 वाला, और जैसे ये 4 वाला मेरा 4 वाला कौन लेगा 3 का, इसका काम खत्म होगा, दोनों रिलीज करेगा, फिर 2 हो जाएगा एंड सो ऑन। मतलब कि या तो एक प्रोसेस कम कर दो या एक रिसोर्स बढ़ा दो, दोनों सिचुएशन आप डेडलॉक ब्रेक कर सकते हो। लेकिन अगेन हम ये नहीं चाहते, ठीक है। हमने बोला ना तो हमें प्रोसेस में इंक्रीमेंट करना है, ना हमें क्या करना है कि फिलोसोफर को कम करना है, हमें जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसी प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन चाहिए। तो हम यहाँ बोलते हैं कि ये जो आप अप्लाई कर रहे थे वेटिंग, इसके ऊपर एक सीमाफोर लगा दो, लाइक सीमाफोर एस, ठीक है, और इस पर एक वेट ऑपरेशन कर दो और इस एस की वैल्यू 1 ले लो। मतलब इस कोड के ऊपर एक और वेट ऑपरेशन लगा दिया मैंने विथ सीमाफोर एस, एस की वैल्यू क्या कर दी 1 कर दी। अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, अब क्या होने वाला है, तो देखिए जब आपने इस पे वेट लगाया और एस की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, तो 0 जैसे ही होगा वो म्यूटेक्स सिग्नल जैसे ही इसको 0 करेगा उसके बाद एंटर करेगा। अब कोई और प्रोसेस जब इन दोनों में से किसी पे वेट लगाने से पहले किस पे वेट लगाएगी, एस पे, मतलब हमने सारी प्रोसेस के लिए कोड तो कॉमन है, तो जब 0 प्रोसेस आएगी इस एस को 0 कर देगी और उसने यहाँ पे वेट किस पे लगा दिया 0 और 1 वाले चॉपस्टिक पे, ठीक है, 0 और 1 वाले म्यूटेक्स पे वेट लगा दिया। अब कोई नई प्रोसेस 1 आई और वो यहीं पे रुक जाएगी क्योंकि एस की वैल्यू क्या हो चुकी है 0, वो कब तक नहीं आगे बढ़ पाएगी जब तक कि ये, यानी कि 2, 3, 4 जितनी भी प्रोसेस है, जितने भी फिलोसोफर है वो वेटिंग स्टेट में चलेगा। तो ये एक सॉल्यूशन हो गया। लेकिन ये सॉल्यूशन कैसे मिला कि आपने एक सीमाफोर इंक्रीज किया, एक और सीमाफोर लेके आए आप, तब जाके आपको सॉल्यूशन मिला। तो इससे बहुत सारे सॉल्यूशन आप बना सकते हो क्योंकि ये एक जनरल प्रॉब्लम है। तो हमने कितने सॉल्यूशन तो डिस्कस कर लिए कि या तो रिसोर्स बढ़ा दो, प्रोसेस कम कर दो, या फिर हम ये एक सीमाफोर एक और ऐड कर दें, ठीक है, या हम ये शेयरिंग मोड में कर दें, होल्ड एंड वेट कंडीशन को फॉल्स कर दें। तो ये सारे सॉल्यूशंस हमने देखे। अब हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि मुझे सीमाफोर भी ऐड नहीं करना है, मुझे कोई ओवरहेड नहीं चाहिए, मुझे कोई एक्स्ट्रा सीमाफोर नहीं लेना है, जितने ये सीमाफोर का अरे है इसी में काम करना है। तो ये सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूं जब हमने सिंक्रोनाइजेशन पढ़ा था। हमने बोला कि जब भी आपको डेडलॉक ब्रेक करना है, इस टाइप की सिचुएशन है कि हर प्रोसेस अलग अलग सीमाफोर पे क्या कर रहे हैं, वेट लगा रहे हैं, तो वो डेडलॉक लाएगा। तो आपको क्या करना है, इस वेट का ऑर्डर चेंज करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो अब आप क्या करो, किसी भी एक प्रोसेस के वेट का ऑर्डर चेंज कर दो। यानी ये P4 में आपने W0 और W4 कर दिया यहाँ पे, यानी वेट 0 और वेट 4 कर दिया इसका। किसी भी एक प्रोसेस का वेट ऑर्डर चेंज कर दो तो देखिए क्या होगा। हमने बोला कि P0 ने 0 वाला चॉपस्टिक लिया, P1 कौन सा लेगा 1 वाला लेगा, P2 कौन सा लेगा 2 वाला चॉपस्टिक लेगा, और P3 कौन सा लेगा 3 वाला लेगा। अब P4 को हम क्या बोल रहे हैं कि तू 0 वाला पहले ले। P4 फिलोसोफर को बोला कि तू पहले 0 वाला चॉपस्टिक उठाना, मतलब कि P4 पहले ये वाला उठाना चाहेगा, लेकिन ये उसको नहीं मिलेगा। अब ये वेट कर रहा है क्योंकि यह वेटिंग कर देगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 0 फिलोसोफर, इसकी वैल्यू अरे की पहले 0 हो चुकी थी, तो ये आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, यहीं पे वेट करता रहेगा कि जब तक 0 वाला उसको स्पून नहीं मिले। मतलब इनडायरेक्टली हमने ट्रिक से उसको क्या कर दिया, वेटिंग में डाल दिया। अब वो इसके लिए वेट करेगा। अब ऑब्वियसली ये वाला जो है वो फ्री है, ये किसको मिल जाएगा 3 को, 3 अपना काम करेगा, रिलीज करता जाएगा, 4 वाला आपका हो जाएगा। ऑब्वियसली देयर इज सम चांस ऑफ स्टारवेशन आ सकता है, बट हमारा मेन लॉजिक था सारे फिलोसोफर को खाना खिलाना, थोड़ी देर बाद खिलाएं या जल्दी खिलाएं। तो टास्क इज कि डेडलॉक में नहीं जाना चाहिए, तो सारी सिचुएशन प्रॉपरली आपकी रन हो जाएगी। सो आपने सिर्फ क्या किया, एक प्रोसेस का या एक फिलोसोफर का वेट का ऑर्डर चेंज कर दे। मतलब 4 प्रोसेस तो आपके 4 फिलोसोफर तो सेम कोड रन करेंगे, और 5th वाला जो फिलोसोफर है या किसी भी एक फिलोसोफर में बस ये ऑर्डर चेंज कर दो वेट का। ये वेट म्यूटेक्स i+1 mod 5 को पहले लिख दो और म्यूटेक्स i को बाद में लिख दो। तो हम इसको थ्योरेटिकली ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सॉल्यूशन इज व्हाट ऑफ फिलोसोफर, द सॉल्यूशन इज दैट कि वी जस्ट सेज दैट ईच फिलोसोफर मस्ट पिक द स्पून ऑफ हिट्स लेफ्ट हैंड साइड। यानी कि इसके लेफ्ट वाला पिक को अगर मान लीजिए ये फिलोसोफर सेट कर रहा है, तो पहले ये क्या करे, इसका या तो राइट वाले को हम बोल दें कि दैट इज व्हाट अकॉर्डिंग टू देयर सिटिंग, हम बोलेंगे लेफ्ट या राइट कुछ भी बोल सकते हैं, कि एक स्पून जो उसका राइट वाला है सबसे पहले राइट वाला पिक करे और फिर लेफ्ट वाला। यानी हर फिलोसोफर पहले राइट वाला स्पून उठाएगा फिर लेफ्ट वाला उठाएगा, ठीक है। लेकिन एक फिलोसोफर को लेफ्ट वाला पहले उठाना है और बाद में राइट वाला उठाना है, ठीक है। क्योंकि अगर 4-5 फिलोसोफर पहले राइट वाला उठाए या लेफ्ट वाला, तो एक सब ले लेंगे और डेडलॉक आ जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि सारे फिलोसोफर में से एक फिलोसोफर जो करेगा वो रिवर्स ऑर्डर में स्पून को सिलेक्ट करेगा। मतलब हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि लाइक
एक फिलोसोफर 0 नंबर का है, पहले लेफ्ट वाला स्पून उठाएगा फिर राइट वाला, फिलोसोफर 1 भी लेफ्ट वाला उठाएगा राइट वाला, फिलोसोफर 2 भी लेफ्ट वाला उठाएगा फिर राइट वाला, फिलोसोफर 3 भी क्या करेगा, लेफ्ट का स्पून उठाएगा और राइट का, लेकिन फिलोसोफर 4 क्या करेगा, पहले राइट वाला स्पून उठाएगा और फिर लेफ्ट वाला। तो उससे क्या होगा कि इसका जो राइट स्पून है, ठीक है, हमने बोला कि तू पहले राइट वाला उठाना, तो उस केस में क्या होगा, एक्चुअली लेफ्ट राइट ये ऑलरेडी हम यहाँ पे बोल रहे हैं लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, अब इसका जो राइट होगा ये पहले वाले का लेफ्ट होगा, और डेफिनेटली ये वाला स्पून ये उठा चुका है तो ये वेटिंग में चला जाएगा। मतलब वही एक्चुअली मैंने स्पून के वेज में बता दिया, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस पे ज़्यादा आते हैं, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपसे ये बोल दिया कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ फिलोसोफर, तो फिलोसोफर का सॉल्यूशन क्या है, तो हम ये बोलेंगे कि भैया उसमें उसने बोला जो भी ऑप्शंस लिखे हैं, एक ऑप्शन में उसने लिखा है कि ऑल फिलोसोफर मस्ट फर्स्ट पिक लेफ्ट चॉपस्टिक एंड ओनली वन फिलोसोफर मस्ट फर्स्ट पिक द राइट चॉपस्टिक, या लेफ्ट की जगह राइट, राइट की जगह लेफ्ट कर दो, उससे कोई फर्क नहीं, बट 4 जो फिलोसोफर होंगे वो सेम काम करेंगे और एक वाला काम उल्टा करेगा, दैट्स इट। तो ये सॉल्यूशन है आपका डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम का, डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम का, दैट इज द मेन सॉल्यूशन। ठीक है, तो बस आपको एक वेट ऑपरेशन एक प्रोसेस के लिए चेंज करना है, किसी भी प्रोसेस के लिए कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि P0 के लिए या P4 के लिए करना, किसी का भी ऑर्डर चेंज कर सकते हो, डेडलॉक ब्रेक हो जाएगा आपका। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम, गॉट इट। इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ये सेम क्वेश्चन आया था, लेकिन उसने कहीं भी डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम नहीं लिखी थी, उसने इस कोड में लिखा था कि 4 प्रोसेस 5 प्रोसेस इसको शेयर कर रही है, सेम कोड है, तो क्या होगा, तो आंसर था डेडलॉक। ये हम ऑलरेडी PYQ में सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। सो दैट इज द सिचुएशन हियर, दैट इज अबाउट व्हाट डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। अब हमारी यहाँ पर एक और प्रॉब्लम जो रिलेटेड टू दिस है, मतलब एक्चुअली वो आपको उस पर अभी तक कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा है। देखिए, जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो PYQ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली कवर हो गया है, ठीक है, क्योंकि कोई बहुत अलग क्वेश्चन नहीं है। अभी यहाँ पर हमें एक सिचुएशन जो देखनी है, दैट इज फॉर द रीडर राइटर प्रॉब्लम, ठीक है। वी जस्ट डिस्कस अबाउट द रीडर राइटर, ठीक है, ये भी हम कवर कर लेते हैं आज की क्लास में। सो रीडर राइटर का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपका एक एरिया है, या हम बोल सकते हैं कि कोई भी ब्लॉक है जिसमें क्या कर रहा है, रीडर रीड कर रहा है और राइटर राइट कर रहा है। सो रीडर राइटर प्रॉब्लम एक्चुअली हम अगर बात करें तो ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, कि कोई ट्रांजेक्शन रीड करेगा तो दूसरा राइट, रीड राइट कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी जो आप देखते हैं, बट यहाँ पर हमें उसको उस लेवल पे नहीं देखना है। हमें ये क्या देख रहे हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर ब्लॉक में कोई रीडर रीड कर रहा है, कोई रीडर रीड कर रहा है, तो एट ए टाइम मल्टीपल रीडर रीड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हमारे पास ये जो ब्लॉक है, जो जिसपे ये एक पेज है, मान लीजिए इस पेज में हम कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, हमने कोई भी कंटेंट यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि अगर कोई रीडर इसमें रीड कर रहा है तो दूसरा रीडर आके रीड कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीसरा रीडर आके रीड कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रीडर के लिए ये क्या है, शेयरेबल है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई राइटर आके राइट करता है, तो उस टाइम पे ना तो कोई दूसरा राइटर राइट कर सकता है, ना ही कोई रीडर रीड कर सकता है। मतलब कि राइटर के रिस्पेक्ट में ये क्रिटिकल सेक्शन है, जिसमें एट ए टाइम एक राइटर ही रह सकता है, ना कोई रीडर रहेगा ना कोई राइटर रहेगा फर्दर। बट रीडर के लिए ये शेयरेबल है, मल्टीपल रीडर इसको रीड कर सकते हैं, बट राइटर नहीं आएगा, मतलब राइटर का कंसेप्ट ही अलग हो गया, ठीक है। सो दैट इज द सिचुएशन ऑफ रीडर राइटर प्रॉब्लम। अब इसको लिखते कैसे हम, सो देखिए, हम यहाँ पे जैसे प्रोड्यूसर कंज्यूमर देखा था, वैसे ही हम रीडर राइटर लिख सकते हैं। सो राइटर के लिए मैं अगर कोड लिखता हूँ, सो यहाँ पर आप क्या करोगे, देखिए, हम जैसे रीडर के लिए एक सीमाफोर यूज करेंगे, राइटर के लिए एक सीमाफोर यूज करेंगे, या हम एक सीमाफोर की हेल्प से भी दोनों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बट नॉर्मली प्रोड्यूसर कंज्यूमर में हमें 2 सीमाफोर लगते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे कहीं ना कहीं डेडलॉक वाली सिचुएशन में जा सकते हैं। सो हमने बोल दिया एक राइटर के लिए सीमाफोर W ले लिया और रीडर के लिए एक सीमाफोर R ले लिया आपने, ठीक है, या W और म्यूटेक्स कुछ भी नाम के ले सकते हो आप। तो W और R 2 नाम के सीमाफोर ले लिया मैंने। अब मैं राइटर का कोड लिख रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, दैट वेट ऑन W, इनिशियली दोनों की वैल्यू क्या रखी है हमने, 1 रखी है, वेट ऑन W, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, क्रिटिकल सेक्शन यानी राइटिंग ऑपरेशन, ठीक है, राइटिंग ऑपरेशन। सो वो प्रोसेस आपकी क्या कर रही है, राइटिंग परफॉर्म कर रही है, दैट इज राइटिंग ऑपरेशन। फिर हमने यहाँ पे सिग्नल परफॉर्म कर दिया, सिग्नल ऑन W, मतलब कि जैसे ही उसका देखिए राइटर का कोड बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। हमने यहाँ पे क्या बोला है कि राइटर क्या करेगा, अगर राइटिंग करना चाहता है तो वो राइटर वाले पर्टिकुलर सीमाफोर को अपडेट कर देगा, W इक्वल टू क्या कर दिया इसने, 0 कर दिया। अब क्या होगा,
अब वो राइटिंग ऑपरेशन कर रहा है, मतलब वो ब्लॉक में लिख रहा है। अब कोई और प्रोसेस आके अगर राइट करना चाहता है, कोई यूजर आके राइट करना चाहता है, तो यहाँ पे उसको क्या मिलेगा, W की वैल्यू 0, वो वेट करेगा क्योंकि ऑलरेडी एक राइटर राइट कर रहा है। ठीक है, अब जब तक ये सिग्नल नहीं देगा नेक्स्ट राइटर नहीं आ सकता, मतलब एट ए टाइम एक राइटर आएगा। ये सिंपल आपका क्रिटिकल सेक्शन इंप्लीमेंट करने का कोड जो हम पढ़ते हैं, वेट और सिग्नल लगा दिया हमने। अब हम बोल रहे हैं कि रीडर के साथ कैसे इसको कम्युनिकेट करेंगे। सो रीडर का कोड मैं अगर यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, रीडर के लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं। सो देखिए, रीडर में हम यहां पर क्या चाहते हैं कि मल्टीपल रीडर एट ए टाइम क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। सो मल्टीपल रीडर एट ए टाइम एंटर करेंगे तो सबसे पहले मैंने यहां पे क्या लगाया, देखिए कोड क्या है इसका एक्चुअली, वेट म्यूटेक्स। ठीक है, म्यूटेक्स पे वेट लगाएगा, म्यूटेक्स लिखे हम यहाँ पर या रीडर लिख दें क्योंकि हमने रीडर आ लिखा है। नॉर्मली हम जब भी कंज्यूमर प्रोड्यूसर यूज करते हैं तो म्यूटेक्स सीमाफोर को यूज कर लेते हैं, बट हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हम इसी को यूज करें। सो देखिए, अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमने R पे वेट लगाया। ठीक है, वेट R पे मतलब अब जब कोई रीडर एंटर करेगा क्रिटिकल सेक्शन में, यानी कि रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर रीडर अंदर आ गया है तो अगर कोई दूसरा रीडर आना चाहता है तो उसे अलाउ करना है, लेकिन अगर राइटर आना चाहता है तो अलाउ नहीं करना है। मतलब हमें दो चीज़ें हैंडल करनी है यहाँ पे, राइटर को अलाउ नहीं करेंगे, रीडर को हम क्या करेंगे, अलाउ करेंगे। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, काउंट वेरिएबल, जिसको हम रीड काउंट बोल सकते हैं। रीड काउंट प्लस प्लस कर दिया मैंने, राइटर में हमने यहाँ पे वेट लगाया और मैंने क्या बोला, रीड काउंट एक नाम का वेरिएबल ले लिया, कोई भी नाम ले लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीड काउंट प्लस प्लस किया, फिर मैंने कंडीशन लगाई कि इफ रीड काउंट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, अगर रीड काउंट इक्वल्स टू 0 है तो उस केस में आपको यहाँ पे इसके अंदर क्या कर देना है, यहाँ पे आप अप्लाई कर दोगे वेट ऑन W। अब ये ऐसा क्यों किया अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे दे दिया सिग्नल ऑन R और फिर यहाँ पे रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, रीड ऑपरेशन। ठीक है, ये रीड ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया। उसके बाद आप यहाँ पे क्या लगाओगे, वेट ऑन R, ठीक है, एंड फिर यहाँ पर रीड काउंट की वैल्यू माइनस माइनस करते जाओगे, फिर एक चेक लगाओगे इफ रीड काउंट इज इक्वल्स टू 0। सो हम यहां पर क्या बोलेंगे, इस इफ के अंदर हमें लिखना है सिग्नल ऑन वेट, सिग्नल ऑन राइटर, राइटर को सिग्नल दे दिया हमने। ठीक है, किसको सिग्नल दिया, राइटर को, राइटर को सिग्नल हमने अलॉट कर दिया। गॉट इट, इफ रीड काउंट 0 0 सिग्नल ऑन राइटर, और यहां पर हमने सिग्नल दे दिया फिर से रीडर को। अब देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, दैट इज वेरी इजी कंसेप्ट। ये पूरा कोड जो होगा वो रीडर का कोड है, दैट कंप्लीट कोड इज ऑफ व्हाट, रीडर। रीडर के लिए हमने ये पूरा कोड लिखा हुआ है। ठीक है, सो वी जस्ट गिव हियर लाइक दैट व्हाट रीड ऑपरेशन, फिर हमने यहाँ पे सिग्नल रीडर को दे दिया, सिग्नल हम राइटर को दे रहे हैं एंड सिग्नल रीडर को दे दिया। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे एक्चुअली, जस्ट हियर हमने बोला कि अगर राइटर अंदर है और रीडर ट्राई करेगा, तो देखिए सबसे पहले रीडर क्या करा, R की वैल्यू 0 कर दी, पहला रीडर आया मान लीजिए, इसने रीड काउंट की वैल्यू को क्या कर दिया, प्लस प्लस, मतलब इनिशियली हम रीड काउंट को क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, इस वेरिएबल को 0 ले रहे हैं। इसने रीड काउंट की वैल्यू को 1 किया, अब जैसे ये 1 करेगा रीड काउंट की वैल्यू, सो 1 इक्वल्स टू 0, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। या रीड काउंट को यहाँ 1 कर लेते हैं, जैसे रीड काउंट को 1 कर देते हैं। ठीक है, रीड काउंट को 1 कर देते हैं, यहाँ पे भी रीड काउंट को हमने, रीड काउंट को इधर 0 ही रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि जब 0 होगा तो मतलब सारे रीडर आपके बाहर आ गए। चलिए, इसका मतलब लॉजिक क्या है, मेनली रीड काउंट प्लस प्लस, तो 0 से क्या किया, 1 किया, फिर इसने देखा कि रीड काउंट 1 है क्या, मतलब अभी हम मान के चल रहे हैं कि कोई भी राइटर अभी अंदर नहीं है, मतलब कोई राइटर अभी राइट नहीं कर रहा है, वी जस्ट डायरेक्टली रीडर आया, पहला रीडर, उसने रीडर R इक्वल्स टू 0 देखा, R को 0 किया इसने, रीड काउंट की वैल्यू 1 की, 1 इक्वल्स टू 1, कंडीशन ट्रू। अब इसने वेट लगा दिया किस पे, राइटर पे। क्यों लगा रहा है, क्योंकि रीडर अंदर जा रहा है रीड करने के लिए, तो कोई राइटर को नहीं आने देना है उसे, तो उसने यहाँ पे क्या कर दिया, वेट अप्लाई कर दिया ऑन W सीमाफोर, यानी राइटर सीमाफोर पे। ठीक है, ये रीडर राइटर लिख सकते हो आप इसको। सो हमने यहाँ पे बोला कि राइटर की वैल्यू को इसने क्या कर दिया, 0 कर दिया, और बाहर आके रीडर वाले को सिग्नल दे दिया R इक्वल्स टू 1। अब ये क्यों किया वापस 1 हमने, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही रीडर को एंटर नहीं करना है, मल्टीपल रीडर जा सकते हैं। तो इसने पहले R इक्वल्स टू 0 किया,
ठीक है, और फिर रीड काउंट को प्लस प्लस किया। ये इसलिए कर रहे हैं हम, ये वाला जो पार्ट है ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि पहला रीडर जब अंदर जाएगा तो वो रीडर के जाने पे वो क्या कर देगा, राइटर के लिए वेट लगा देगा। अब जितने भी रीडर आ रहे हैं उनको वेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी राइटर पे वेट लगा हुआ है। अब दूसरे रीडर डायरेक्टली क्या करेंगे, एंटर करते जाएंगे क्रिटिकल सेक्शन में रीड करने के लिए, क्योंकि रीडर को रीडर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसने इसलिए रीडर को सिग्नल दे दिया, राइटर को वेट लगाया, रीडर को सिग्नल दिया। अब यहां पर रीड ऑपरेशन के लिए पहला रीडर आ गया आपका, ठीक है, लाइक फर्स्ट रीडर को मैं यहां पर बोल दूं x1, तो पहला रीडर यहां पे आ गया आपका रीड ऑपरेशन के लिए। अब सेम टाइम पे मान लीजिए सेकंड रीडर आता है, r की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू को क्या करेगा, 0 करेगा, रीड काउंट को प्लस प्लस करेगा, यानी कि रीड काउंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि रीड काउंट शेयर्ड वेरिएबल है जो सारे रीडर शेयर कर रहे हैं, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल है, तो रीड काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर ये चेक करेगा 2 = 1 है क्या, नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब कि सेकेंड रीडर को समझ में आ जाएगा कि ऑलरेडी एक रीडर अंदर है, ठीक है, क्योंकि उसको वेट नहीं लगाना है क्योंकि ऑलरेडी वो वेट लगा के चल जा चुका है। तो ये रीड काउंट को चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स, बाहर आएगा और सिग्नल दे देगा रीडर को, और x2 भी अंदर चला गया। वैसे ही अगर r की वैल्यू 1 हो चुकी है, थर्ड रीडर आता है, r को 0 करेगा, रीड काउंट को 3 करेगा, चेक करेगा, 3 करा, कंडीशन फॉल्स है, आया, सिग्नल दिया रीडर को, 1 किया और रीड ऑपरेशन के लिए चला गया। अब ये तीनों रीड ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए गलती से इधर राइटर कोशिश करेगा राइट करने की, तो ये w = 0 ऑलरेडी है, तो 0 के लिए ये राइटर वेट करता रहेगा। अब हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि पहला रीडर आके वेट लगा देगा, और जब सारे रीडर बाहर हो जाएंगे तो आखिरी रीडर क्या करेगा, वेट ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन को सिग्नल दे देगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये बाहर आया, इसने लगाया वेट r लगाया, मतलब r की वैल्यू तो 1 थी, यहाँ पे 0 कर दी उसने, ठीक है, 0 करके यहाँ पे रीड काउंट को क्या कर दिया, माइनस माइनस, यानी कि 3 था आपका रीड काउंट फाइनल, इसने क्या करा 2, क्या 2 आपका = 0 है, नहीं है, तो ये बाहर आके सिग्नल r को दे देगा, मतलब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, 2 = 0 नहीं है, तो इसने सिग्नल r = फिर से 1 कर दिया, मतलब अब ये वाला काम क्या कर रहा है, ये एग्जिट का काम कर रहा है आपका, ठीक है, ये एंट्री का काम कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन में, और ये एग्जिट का काम कर रहा है, और ये क्रिटिकल सेक्शन है आपका रीड ऑपरेशन। अब ये जैसे ही रीड काउंट को 2 हुआ फॉल्स, पर नेक्स्ट रीडर बाहर आएगा x2, x1 बाहर चला गया, x2 बाहर आएगा, वेट लगा देगा r पे, क्योंकि r ऑलरेडी 1 हो चुका था यहाँ पे, वेट लगाएगा, फिर रीड काउंट को क्या करा, 1 किया, 1 = 0, तो ये अगेन एग्जीक्यूट नहीं होगा, बाहर आएगा, ठीक है, रीड आप सिग्नल r को क्या कर देगा, 1 कर देगा। फिर थर्ड रीडर बाहर आएगा, r की वैल्यू 0 की, रीड काउंट को क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब रीड काउंट जैसे ही 0 हुआ क्या होगा, इस केस में रीड काउंट = 0, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये w को क्या देगा, सिग्नल देगा, ठीक है, और w को जैसे ही सिग्नल देगा मतलब कि अब राइटर ऑपरेशन कैन परफॉर्म राइटर, क्योंकि सारे रीडर क्या हो चुके हैं, बाहर हो चुके हैं, और अगर इधर राइटर वेट कर रहा होगा तो अंदर घुस जाएगा, नहीं तो कोई नया रीडर वेट कर रहा होगा तो वो अंदर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ रीडर राइटर यूजिंग सीमाफोर, गॉट इट, सो दिस इज रीडर राइटर प्रॉब्लम। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द सीमाफोर, ठीक है। ये हमने मतलब डेडलॉक के बाद हमने फिलोसोफर इसलिए पढ़ा था क्योंकि उसमें डेडलॉक का कंसेप्ट है, प्लस रीडर राइटर प्रॉब्लम भी हम यहाँ कवर कर चुके हैं। ऐसे इस पर अभी तक कोई ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया, आता भी है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट दी दैट। अब नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर PYQs डिस्कस करेंगे डेडलॉक के, ठीक है, सारे PYQ वी विल कवर दैट। सो वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।